हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। हम कंप्लीट साइटोस्केलेटन को पढ़ लेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर आपका काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे, चाहे आपका CSIR हो, चाहे आपका ICMR हो, DVT हो, नीट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। साइटोस्केलेटन जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ इससे बाहर कहीं नहीं आता। ठीक है ना, किसी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं इसके, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, आप मुझे जानते हो कि मैं जब तक बाल की खाल ना निकाल लूँ तब तक मैं किसी टॉपिक को नहीं छोड़ता। तो आज मैं इस टॉपिक की बाल से खाल निकालूंगा, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम चलने वाले हैं। ठीक है ना, बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम चलने वाले हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भाई साहब देखो, गले में जो है खराबी है अभी भी। ठीक है ना, तो हो सकता है कि इस प्रकार से मैं करूं तो उसको अवॉइड करना। ठीक है ना, उसके लिए एडवांस में मैं आपसे सॉरी बोल लेता हूं। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, सॉरी बोल लेता हूं। ठीक है, और आज हम साइटोस्केलेटन को पढ़ेंगे। देखो बच्चे क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन को पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे, कुछ देर तक समझ में आएगा, बट उसके बाद कन्फ्यूज आ जाते हैं। यानी कि वे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार साइटोस्केलेटन पढ़ा है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से क्या चीज़ है, किसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन किसका क्या फंक्शन होता है। तो पढ़ तो वे लेते हैं बट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए देखो मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूं और ये लेक्चर आपका लंबा होने वाला है। आई थिंक 2.5 या फिर आपका इससे भी ज़्यादा लेक्चर आपका जा सकता है। हो सकता है मैं इस लेक्चर को आपको एक पार्ट या फिर 2 पार्ट में प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा है और काफ़ी कुछ हमें समझना होता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, काफ़ी सारी मैकेनिज्म होती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक्चुअली साइटोस्केलेटन आप पे आना चाहिए। किसी ऑर्गेनल को पढ़ने से पहले, किसी भी ऑर्गेनल को पढ़ने से पहले आपको साइटोस्केलेटन का पता होना चाहिए कि आपके शरीर में साइटोस्केलेटन किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, बट क्या होते हैं कि सबसे पहले आपको ऑर्गेनल पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद आपको साइटोस्केलेटन पढ़ाया जाता है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब आप ऑर्गेनल को समझ जाओगे तो फिर साइटोस्केलेटन को समझना आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ ये क्लास। ठीक है, आपके लिए स्टार्ट करता हूँ क्लास। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से साइटोस्केलेटन को इस प्रकार से समझो कि ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला साइटो, दूसरा है स्केलेटन। ठीक है ना, साइटो का मतलब होता है सेल, जिसको हम कोशिका बोल देते हैं। ठीक है ना, स्केलेटन मतलब एक प्रकार से फ्रेम, ढांचा। ठीक है ना, एक प्रकार से फ्रेम और ढांचा। तो देखो इसको समझने से पहले आप अपने शरीर में समझो कि हम चलते हैं। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं अपने शरीर में। ठीक है ना, या फिर मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मैं इस समय बोल पा रहा हूँ, एक प्रकार से मैं सीधा खड़ा रह सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। तो उसके पीछे काम करता है हमारा बोन स्केलेटन, यानी कि हड्डियों का ढांचा काम करता है। ठीक है ना, तो जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, हमें सीधा खड़े रखने में, हमें चलने में, इन सब में सहायता करता है। ठीक है ना, हमारा बोन स्केलेटन जो होता है, जो हड्डियों का ढांचा रहता है। अब उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे शरीर में तो बोन है। ठीक है ना, हमारे शरीर में बोन है जिसके थ्रू हमारा हाथ ये स्ट्रॉन्ग है, हम अपनी मुट्ठी भीड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा काम किससे हो रहा है, हमारे जो है बोन स्केलेटन से हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। बट आपको पता होगा शरीर के अंदर प्रेजेंट होती हैं कोशिकाएं, यानी कि सेल। ठीक है, अब इन सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर एक नेटवर्क टाइप का होता है। ठीक है ना, सेल के अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क टाइप का होता है, यानी कि जाल टाइप का होता है। जिस प्रकार से आपका मकड़ी का जाला होता है, सेम उसी प्रकार से पूरी सेल के अंदर एक जाल सा बिखरा हुआ रहता है। ठीक है ना, जाल सा बिखरा हुआ रहता है। अब ये जाल सा बिखरा हुआ रहता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो एक बात पहले याद रख लेना कि साइटोस्केलेटन जो होता है टोटली प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है ना, किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन पार्ट का बना हुआ होता है जो आपका साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो देखो साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन का मतलब होता है एक प्रकार से फ्रेम, यानी कि जो सेल के अंदर, जो कोशिका के अंदर साइटोस्केलेटन बनाता हो, एक
नेटवर्क बनाता हो, एक फ्रेम प्रोवाइड करवाता हो सेल के अंदर, ठीक है ना, कोशिका के अंदर, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। उसको क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोला जाता है। अब इसकी शरीर में या फिर हमारे सेल के अंदर आवश्यकता क्या पड़ी? तो देखो भाई साहब, आपको भी पता होगा कि मान लो ये हमारी कोई भी एक कोशिका है, या फिर जिसको हम इंग्लिश में सेल बोल देते हैं, ठीक है ना, एक सेल है। अब सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि एक नेटवर्क, पूरा का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप भारत का नक्शा देखते हो और भारत का मैप देखोगे तो उसमें आपको सड़कें मिलेंगी, ठीक है ना। उसमें क्या मिलने वाली है? आपको सड़कें मिलने वाली हैं, जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हम किसी चीज़ को, जैसे घरों के किनारे, सड़कों के किनारे घर बने हुए रहते हैं, किसी चीज़ का हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लेस पर वो घर हमारा है, ठीक है ना, एक स्थान होता है। तो सेम इसी प्रकार से जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारी कोशिका होती हैं, उसमें एक पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है प्रोटीन का, ठीक है ना, जालेनुमा। जिस प्रकार से आप मकड़ी का जाला देखते हो, ठीक है ना, उस प्रकार से पूरे सेल के अंदर कोई छोटा, कोई थिकनेस होगा, कोई थिन होगा, बट ये आपको एक जाला टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो ये जाला बना हुआ होता है आपका प्रोटीन का, ये जाला बना हुआ होता है आपका प्रोटीन का, इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। इसको क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन बोलेंगे। याद रख लेना, साइटोप्लाज्म में ये आपका अलग प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगी, मान लो ये न्यूक्लियस है, मैंने आपको बता रखा है कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। ये जो जितना भी आपका मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। जो इसकी फ्लूइड नेचर होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर भी साइटोस्केलेटन पाया जाता है, एंड न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है ना। बट प्रोटीन डिफरेंट होती है। एक्चुअली जब हम साइटोस्केलेटन को फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो बेस होते हैं हमें इसको डिवाइड करने के लिए। पहला बेस होता है कि आपका प्रोटीन डिफरेंट होगी, ठीक है ना, उस बेस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, इसका फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है ना, फंक्शन डिफरेंट होता है। अब प्रोटीन डिफरेंट है तो फंक्शन भी वेरी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा, और जो प्रोटीन का साइज है वो भी हमारा डिफरेंट होने वाला है। यानी कि कहीं पर आपको थिक यानी कि मोटी प्रोटीन मिलेगी, जिसको हम ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, देखेंगे आगे ट्यूब्यूल्स किसको बोलेंगे, फिलामेंट किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम ये सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं। तो अब देखो, इस सेल को साइटोस्केलेटन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो भाई साहब, अगर हमें पता है, अगर हमारे सेल के अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म ना होता, और इसके अंदर मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है, लाइसोसोम होंगे, पेरोक्सिसोम होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, फिर गोल्जी बॉडी होगी। अब ये विदाउट साइटोस्केलेटन है, मान लो हमने इसका साइटोस्केलेटन बाहर निकाल दिया, तो सेल में एक मूवमेंट होती है, सेल के इंटरनल एक क्या होने वाली है? मूवमेंट होगी। और जब मूवमेंट होगी तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ये सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ये सेल आपस में टकराएंगे तो अब आपको पता है लाइसोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम भरे हुए होते हैं, पेरोक्सिसोम में भी आपके एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। अगर लाइसोसोम्स के एंजाइम सेल से बाहर आ गए तो इस सेल का डिग्रेडेशन होना संभव है, ठीक है ना। इस सेल का आपका तुरंत डिग्रेडेशन होगा अगर साइटोस्केलेटन ना हो। ये साइटोस्केलेटन ने क्या काम कर रखा है? चाहे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग जगह प्रेजेंट कर रखा है, लाइसोसोम है, उस लाइसोसोम्स को एक अलग जगह, एक अलग प्लेस पर आपका क्या कर रखा है? पकड़ के रख रखा है। आपका जो एंडोसोम्स है उसको एक दूसरी जगह पकड़ के रख रखा है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको दूसरी जगह पकड़ के रख रखा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपको जो ऑर्गेनल होते हैं वे साइटोस्केलेटन से अटैच होते हैं, इस कारण से उनमें एक्स्ट्रा, याद रखना क्या वर्ड बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं पाई जाती। अब मूवमेंट तो पाई जाती है, अब एक्स्ट्रा नहीं पाई जाती लेकिन मूवमेंट पाई जाती है।
और जो मूवमेंट होती है वो इस साइटोस्केलेटन के थ्रू ही होती है। देखो मान लो ये आपका कोई सा भी एक साइटोस्केलेटन है, ठीक है, साइटोस्केलेटन है, आपको एक वेसाइकल बनता है। वेसाइकल कब बनता है, मैंने आपको बताया था जब हम ईआर से गोल्जी बॉडी पर जाते हैं तब हमारा वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है, या फिर गोल्जी बॉडी टू हम अदर ऑर्गेनल जाते हैं तब भी हमारा वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो वेसाइकल मूवमेंट करता है, अब इसकी मूवमेंट के लिए मान लो यहाँ पर आपका वेसाइकल बनाइए, ठीक है ना, ये वेसाइकल बना, इतना पार्ट ये मैं आपको अब थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं। मान लो यहाँ पर आपका कोई भी वेसाइकल बना, ठीक है ना, वेसाइकल बना। अब इस वेसाइकल को करना है मूव, तो ये वेसाइकल ऐसा नहीं है कि इधर की साइड भाग जाए, या फिर इधर की साइड भाग जाए। इसको परमानेंट एक रोप मिलेगी जिसको रस्सी बोलते हैं, ठीक है ना, रस्सी मिलेगी। जैसा आप झूला देखते हो ना, जो एक रोप होती है और उस पर एक झूला बंधा हो रहता है जो एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाता है। जैसे चंडी मनसा है, चंडी मनसा पे आपने झूले देखे होंगे कि भाई नीचे से ऊपर लेकर के आते हैं, ऊपर से नीचे लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक रोप यानी कि साइटोस्केलेटन मिलेगा। और वेसाइकल ही नहीं, यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, पेरोक्सिसोम भी हो सकता है, एंडोसोम्स भी हो सकता है, इवन आपका लाइसोसोम्स भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन के थ्रू ही मूव करने वाले हैं। यानी कि ये जो है इससे लगता स्लाइड करता हुआ फिर यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ये यहाँ पर पहुंचने वाला है, उसके बाद यहाँ पर पहुंचेगा, देन यहाँ पर, और उसके बाद जो इसका डेस्टिनेशन है ये वहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट ये मुंह उठाएगा और कहीं को भी निकल जाएगा, ठीक है ना, कहीं को नहीं निकलनेगा। केवल और केवल अगर ये जो है आपका यहाँ पर बन रहा था तो ये अब इस प्रकार से मूवमेंट करेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका मूवमेंट करेगा और ये इसका लगता हुआ यानी कि स्लाइडिंग करता हुआ, यानी कि रोप पर क्या होता है कि रोप पर अब ये स्लाइडिंग करने का काम करेगा। ये स्लाइड करता हुआ आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने वाला है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन का क्या काम हुआ कि एक तो मूवमेंट कराने का, किसी भी ऑर्गेनल को मूवमेंट कराने का। मूवमेंट कैसे कराता है, इस रोप के थ्रू, ठीक है ना, रोप मतलब साइटोस्केलेटन के थ्रू। ये क्या का बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है ना, पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन हमारा प्रोटीन पार्ट का बना हुआ होता है। डिफरेंस यही होता है कि डिफरेंट टाइप की आपकी प्रोटीन उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो पहला काम हो गया मूवमेंट का। अब ये तो बात थी इंटरनल मूवमेंट की, ये साइटोस्केलेटन एक्सटर्नल मूवमेंट भी कराता है। यानी कि अभी तो बात कर रहे थे हम ऑर्गेनल्स के मूवमेंट की, बट यहाँ पर ये सेल की भी मूवमेंट कराता है। सेल की मूवमेंट कैसे कराता है, आपने पढ़े होंगे सीलिया, फ्लैजुला, इनके थ्रू, ठीक है ना, इनके थ्रू ये क्या करेगा, ये सेल की जो है मूवमेंट कराता है। ये साइटोस्केलेटन में हम देखेंगे आगे कि सीलिया कैसे बना हुआ होता है, आपका जो फ्लैजुला होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, इनमें लिंकर क्या होती है, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 सिस्टम होता है, 9+0 सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्पाइक क्या होते हैं, हब क्या होती है। तो वो सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। हम एक्चुअली डिटेल में जाएंगे, पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। जब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं हमारे, ठीक है ना, न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन सेल किस प्रकार से लोकोमोशन करती है, सीडोपोडिया क्या होते हैं, फिलोपोडिया क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना, आगे देखने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले साइटोस्केलेटन को नहीं पढ़ा तो और भी अच्छी बात है, और पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी दूसरे लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इतना मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि आपको जीन के लेवल से और एक हायर लेवल तक आपको मैं लेकर के जाने वाला हूं, ठीक है ना। मैं पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन आपको
पढ़ाने वाला हूं। तो देखो अब आपको पता चली कि साइटोस्केलेटन कहां पर पाया जा रहा है, बेसिकली हमारी सेल के अंदर, ठीक है ना, हमारी सेल के अंदर साइटोस्केलेटन पाया जा रहा है। ये क्यों पाया जा रहा है हमारे सेल के अंदर? अगर ये ना पाया जाए ना, अगर हमारे पास साइटोस्केलेटन सेल के अंदर ना पाया जाए तो ये क्या हो गई, ये एक प्रकार से आपका जो है मतलब इसमें जो जब ज़्यादा मूवमेंट होगी तो इसका जो हमारे सेल का शेप होता है, जो सेल की आकृति होती है, वो आकृति अब जो हमारी डिमॉर्फ हो जाएगी, यानी कि वो कैसी होने वाली है, वो आकृति हमारी बिगड़ जाएगी। देखो आपको पता होगा जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल में राउंड प्रकार की सेल पाई जाती है, जबकि हमारे जो प्लांट सेल होते हैं मोस्टली प्लांट सेल में आपको इस प्रकार की सेल मिलेगी, ठीक है ना। ये आपकी प्लांट की सेल है एंड ये आपकी एनिमल की सेल है, ठीक है ना। तो इनका स्ट्रक्चर, जो इनका स्ट्रक्चर मेंटेनेंस हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। साइटोस्केलेटन, अगर ये साइटोस्केलेटन इसमें ना हो तो ये सेल पिचक जाएंगे, ठीक है ना। सेल क्या होने वाली, पिचक जाने वाली है, और जब पिचक जाएंगी तो इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं वो एक दूसरे से जाकर के फ्यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल की डेथ होनी संभव होती है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो भाई साहब अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब मान लो यहाँ पर एक थोड़ा सा शो किया गया है कि किस प्रकार से आपका जो है साइटोस्केलेटन वर्क करता है। तो देखो बेसिकली हम 3 प्रकार के साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं। पहले को बोल देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पर देखो पूरा लिखा हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। अभी हम देखने वाले हैं आगे, मैंने कहा है ना बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे भाई। माइक्रोट्यूब्यूल्स में कम से कम आपका 1 घंटा जाने वाला है। इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, उन प्रोटीन का, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, फिर इसका फंक्शन क्या है, तो उसमें आपका एक घंटा जाने वाला है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है ना। क्या आता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट आता है। एंड तीसरे नंबर पे क्या आने वाला है आपका? माइक्रोफिलामेंट। तीसरे नंबर पे क्या आने वाला है? माइक्रोफिलामेंट आने वाला है। अब इनको इस प्रकार से नाम क्यों दिए गए? क्योंकि देखो भाई इनको जो नाम दिए गए हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर थिकनेस, ठीक है ना, थिकनेस और थिननेस, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनकी विड्थ होती है, जो इनका डायामीटर होता है, वो किस प्रकार से है, उसी के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, एक प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये जो रहती है, ये साइटोस्केलेटन में इसका जो डायामीटर होता है, सबसे ज़्यादा डायामीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही होने वाला है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा डायामीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही होने वाला है। ये ऑलमोस्ट 25 नैनोमीटर, ठीक है ना, 25 नैनोमीटर का इसका डायामीटर होता है। बात नंबर 1। दूसरी बात, माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़ा छोटा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसलिए इसका नाम रखा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल से तो छोटा होता है बट आपका माइक्रोफिलामेंट से बड़ा होता है, ठीक है ना, माइक्रोफिलामेंट से बड़ा होता है। तो देखो जब हम इसके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो थोड़ा सा ये इससे जो है छोटा होने वाला है, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा होने वाला है। और जो इसका डायामीटर होता है, याद रख लेना, इसका डायामीटर आपको 10 नैनोमीटर के आसपास मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा? 10 नैनोमीटर के आसपास मिलेगा। जबकि आपका जो माइक्रोफिलामेंट होता है, ये आपका माइक्रोफिलामेंट है, देखो, ठीक है ना, ये आपका माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट का आपको जो डायमीटर मिलने वाला है, ठीक है ना, माइक्रोफिलामेंट का जो डायमीटर मिलने वाला है वो ओनली 7 नैनोमीटर ही मिलने वाला है, ठीक है ना, 7 नैनोमीटर ही मिलने वाला है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमें किसी चीज़ को, किसी मॉलिक्यूल को पास करना हो तो वो ईजिली कहाँ से पास होने वाला है, ठीक है ना, इजीली कहाँ से पास होगा? तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल से वो सबसे पहले पास होगा, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल से सबसे पहले पास होगा। देन वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से और माइक्रोफिलामेंट से आपका कोई सा भी इस प्रकार का आपका जो आयंस वगैरह रहते हैं, केवल ही मतलब 2-4 आयंस ही आपके पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उस हिसाब से नहीं पढ़ना है। अभी हमें केवल साइटोस्केलेटन टाइप का देखना है, ठीक है।
साइटोस्केलेटन टाइप का ही देखना है। तो देखो नंबर 1 हमने बात की माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो कि आपका सबसे बड़ा डायामीटर रखता है, सबसे बड़ा डायामीटर रखता है और साइटोस्केलेटन बनाता है, ठीक ना। इसके बाद हमने बात की इंटरमीडिएट की, इसके बाद हमने बात की इंटरमीडिएट की, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से छोटा होता है, जो कि कैसा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से छोटा होता है। फिर तीसरे नंबर पे हमने बात की माइक्रोफिलामेंट की, माइक्रोफिलामेंट या फिर इसको हम एक्टिन फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको किस नाम से जानते हैं, एक्टिन फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं। एक्टिन फिलामेंट क्यों, क्योंकि भाई देखो इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। आपको पता होगा एक्टिन प्रोटीन क्या होती है, केराटिन प्रोटीन क्या होती है, मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। अगर देखी है तो ठीक, नहीं देखी भाई साहब तो भी ठीक, क्योंकि आप पहले ये वाला लेक्चर देखो, ठीक है ना, उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री पे स्विच करना और वहाँ पर देखना जब मैंने आपको केराटिनिन वगैरह पढ़ाई थी, एक्टिन पढ़ाई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको कैसे कैसे पढ़ाया था, ठीक है। तो वहीं पर आप बात देख लेना, बट पहले इसको देखो, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब बस हमें देखो यही 3 पढ़ना है, 3 टाइप के साइटोस्केलेटन होते हैं, इन तीनों के बारे में ही डिटेल में पढ़ना होता है। देखो ये क्या काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ये आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को एक जगह स्टैक करके रख रखा है, ठीक है ना, यानी कि एक लोकेशन पे इन्होंने इसको पकड़ के रख रखा है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपकी जो RER है, ये आपकी RER है। किस प्रकार से मैंने RER बताया कि आपकी क्या बना रही है, ये क्रिस्टिया टाइप की बना रही है और उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, राइबोसोम्स आपके लगे हुए होते हैं, इसलिए मैंने इसको RER बताया। यहाँ पर लिखी हुई भी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो देखो यहाँ पर जो है अब इस RER को रोक करके रखने का काम, ठीक है ना, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया को एक जगह रोक करके रखने का काम, कि वो अब आपका ऐसा तो है नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया जा करके इससे टकरा जाएगा, ठीक है ना, इससे टकरा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70% यानी कि टोटल सेल के 70% एंजाइम्स पाए जाते हैं भाई साहब। यानी कि सबसे ज़्यादा एंजाइम्स आपके किस ऑर्गेनल में पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एंजाइम्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपका ER से जाकर के टकरा गया तो भाई साहब फिर तो खेल ख़त्म होना है, इसलिए साइटोस्केलेटन की ज़रूरत पड़ती है। साइटोस्केलेटन देखो यहाँ पर इसको पकड़ के रख रहा है, यानी कि इसको पकड़ के रख रहा है, चौगिरदा से इसको पकड़ के रख लिया इसने कि भाई तेरे को अब कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है ना, तू यहाँ पर फंस गया तो फंस गया। अगर तू कोई प्रोटीन रिलीज करता है, ATP रिलीज करता है, उसको जाना होगा तो देख मैंने रोड मैप बनाया हुआ है, ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से रोड मैप बने हुए हैं और ये रोड मैप से ही अब कोई सा भी वेसाइकल हो, कोई सी प्रोटीन हो, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी, मतलब ये जो साइटोस्केलेटन है इस माइटोकॉन्ड्रिया से बोल रहा है या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनल से बोल रहा है, कि ऐसा नहीं होने वाला कि आप कहीं को भी अपना रास्ता बना लो। एक रोड प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई सी गाड़ी का मतलब प्रोटीन, अगर कोई सी भी गाड़ी चला रहा हो तो वो केवल और केवल रोड को होते हुए ही जाएगी, जंगल से जाने मैं नहीं दूंगा। अगर जंगल से जाते हुआ देख लिया तो मैं सीधा इन्फॉर्मेशन भेजूंगा लाइसोसोम्स के पास और लाइसोसोम्स उसे उठा करके पटक देगी। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स एक प्रकार की आपकी पुलिस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो बस समझ लेना कि वैसे तो गोल्जी बॉडी को बोला जाता है, ठीक है ना, बट यहाँ पर लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स को चलो यहाँ पर मैंने आर्मी बोल दिया, ठीक है ना। तो ये साइटोस्केलेटन कहेगा कि भाई साहब देख ऐसा है, अगर कहीं पर भी जाना है, तू कोई सी प्रोटीन सीक्रेट कर रहा है तो मेरे थ्रू ही भेजना है तुझे, ठीक है ना। मैंने देख साइटोस्केलेटन बना रखा है और एक नहीं बल्कि तीन प्रकार की रोड बना रखी है, ठीक है ना। एक आपकी माइक्रोफिलामेंट, दूसरी है इंटरमीडिएट, तीसरी है माइक्रोट्यूब्यूल। अगर तेरे पास गाड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी है तो माइक्रोट्यूब्यूल के रास्ते को जा, थोड़ी कम है तो इंटरमीडिएट को जा, अगर उससे भी कम है तो माइक्रोफिलामेंट के थ्रू जा, बट जाना तुझे साइटोस्केलेटन के थ्रू ही है, ठीक है ना। कोई सा भी वेसाइकल हो उसको भी सेम चीज़ ये कहने वाला है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन इसलिए हमारे सेल के अंदर जरूरी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात समझ में आई तो अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। अब करते हैं साइटोस्केलेटन को
स्टार्ट। अब तक मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बताया। देखो मैं अब ऐसे ही करूँगा, आपको पहला बेसिक, थोड़ा फिर एडवांस, बेसिक थोड़ा एडवांस, बेसिक फिर थोड़ा एडवांस, इस प्रकार से लेकर के चलने वाला हूँ। आपने साइटोस्केलेटन काफ़ी सारी जगह से पढ़ा होगा, बट इस बार आपको साइटोस्केलेटन पढ़ने के बाद सॉरी, ठीक है। तो देखो साइटोस्केलेटन इस बार पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं कि साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है। तो देखो सबसे पहला काम होता है इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट में। जिस प्रकार से हमारे बोन स्केलेटन यानी कि जो हड्डी का ढांचा रहता है वो हमारी पूरी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, इसी प्रकार से सेल की सपोर्ट के लिए के सेल पिचके ना, ठीक है ना, सेल आपका पिचके ना, ऑर्गेनल सही जगह पर लगे रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो साइटोस्केलेटन है वो हेल्प करता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में। यानी कि ये मेंटेनेंस ऑफ शेप, ठीक है ना, आपकी जो सेल की शेप है उसको मेंटेनेंस करके रखता है। एनकरेज फॉर ऑर्गेनल, यानी कि आपका जो जितने भी ऑर्गेनल होते हैं उनको बांधे रखने का काम भी साइटोस्केलेटन करता है। बात नंबर 1, फंक्शन नंबर 1। फंक्शन नंबर दूसरा आ जाता है मोटिलिटी का। अब क्या होता है कि सेल के अंदर इंटरनल भी ये आपका क्या करवाने वाला है, मोटिलिटी करवाने वाला है। हम वेसाइकल की जब मोटिलिटी देखेंगे तब आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से करवाता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो आपका स्पर्म सेल होती है, स्पर्म सेल के अंदर ये होता है फ्लैजुला, यानी कि जो इसका टेल पार्ट होता है, ये बना होता है फ्लैजुला का, ठीक है ना। इसकी अरेंजमेंट देखने वाले हैं कि इसकी अरेंजमेंट क्या होती है। इसके बाद आपने पैरामीशियम देखा होगा। अरे भाई साहब बन जाए यार सही करके, ये एक सेकंड रुको भाई साहब, आज हमें भी बना के ही छोड़ना है। आज हम भी जो है बनाएंगे पैरामीशियम। लो भाई जैसा बना हंसना मना है, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि इस पैरामीशियम के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। और ये सीलिया फ्लैजुला ये क्या है, ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये कहाँ से इनका जन्म हुआ है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, पीएम से ये जनरेट हुए हैं। बट इनका जो फॉर्मेशन है, जो इनके लिए प्रोटीन है, वो आपका गोल्जी बॉडी से बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी से बननी स्टार्ट हो जाती है। तो देखो यहाँ पर इस फ्लैजुला एंड सीलिया के थ्रू ये क्या करते हैं, मोटिलिटी शो करते हैं। यानी कि सेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है बाय द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला। सीलिया के लिए उदाहरण है पैरामीशियम, ठीक है ना, और आपका फ्लैजुला के लिए उदाहरण है स्पर्म सेल, ठीक है ना। जो आपकी स्पर्म सेल होती है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनती है, जो कि मेल में बनती है, ठीक है ना। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दोनों की मूवमेंट के लिए आपका साइटोस्केलेटन ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीलिया एंड फ्लैजुला को दोनों को कौन बनाता है, दोनों बने होते हैं साइटोस्केलेटन के थ्रू, ठीक है ना। और दोनों साइटोस्केलेटन के थ्रू बने होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल इनमें पाया जाता है, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल। ये दोनों किस चीज़ के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए होते हैं। अभी हम इनकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं आगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है। चलो मैं स्ट्रक्चर आपको यहीं पर दिखा देता हूँ थोड़ी सी, कि मान लो, चलो मैं आगे ही बताऊँगा आपको, क्योंकि आगे और भी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि अगर मैं बनाने लग गया तो फिर आपका टाइम काफ़ी सारा जाने वाला है, ठीक है ना। और देखेंगे चलो आगे मैं ही बनाऊं या फिर आगे आपको मिलेगी। इसके बाद तीसरा काम होता है रेगुलेशन का। रेगुलेशन मतलब जितनी भी ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी हो रही है, ऑर्गेनल्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है, उनको स्टॉप करेगा। अगर ऑर्गेनल के अंदर कोई सी प्रोटीन जानी है तो उसको रेगुलेट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा स्ट्रक्चर को एंड एक्टिविटीज ऑफ सेल, यानी कि किसी सेल को एक्टिविटीज करने के लिए इजाजत देने वाला है ये साइटोस्केलेटन,
तो देखो भाई साहब, अगर सेल के अंदर साइटोस्केलेटन ना हो तो सेल किसी काम की नहीं, चाहे उसमें कितनी माइटोकॉन्ड्रिया भर दो, चाहे उसमें कितने ही आपके लाइसोसोम्स भर दो, ठीक है ना। जैसे कि हमारे शरीर के लिए स्केलेटन जरूरी होता है, बोन स्केलेटन जरूरी होता है, मसल्स स्केलेटन जरूरी होता है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से याद रखना, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें पता है कि नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, यानी कि पूरे सेल के अंदर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स आपको मिलने वाला है, एक्सटेंडिंग थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में ये आपका फिल रहता है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या कौन सा होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, याद रख लेना। न्यूक्लियर लेमिना में ये होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है ना। इंटरमीडिएट फिलामेंट एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको स्लाइड में नहीं मिलेंगी, वे मैं आपको मुंह जबानी बताने वाला हूँ, तो आप चिंता करने वाली कोई बात है नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, पहला कौन सा, माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा आपका माइक्रोफिलामेंट, एक्चुअली ये तीसरा मान के चलो। देखो अरेंजमेंट इनका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, बट 3 ही टाइप के होते हैं। आपको अरेंजमेंट से नहीं घबराना, आपको याद रखना है कि कौन से साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होने वाला है आपका, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट चले आते हैं, ठीक है। तो देखो अब इनको हम वैसे तो इनको आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहीं पर आप थोड़ा सा याद रख लेना कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ये इनके अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा यानी कि स्केलेटन में सबसे ज़्यादा थिक होते हैं, यानी कि जो इनका डायामीटर होता है वो कैसा होने वाला है, वो थिक होने वाला है, ठीक ना, थिक होने वाला है। और ऑलमोस्ट कितने का होने वाला है, 25 नैनोमीटर, ठीक है ना, 25 नैनोमीटर, 25 का होने वाला है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो याद रख लेना भाई साहब कि जब हम स्पिंडल सेल देखते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, मैं अभी आगे बात करने वाला हूं, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ये करवाता है, सेंट्रिओल का फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स करवाता है, सीलिया का फॉर्मेशन, फ्लैजुला का फॉर्मेशन, वेसल बॉडीज का फॉर्मेशन, ठीक है ना, वेसल बॉडीज का फॉर्मेशन कौन करवाने वाला है, माइक्रोट्यूब्यूल्स करवाने वाले हैं। ट्यूब्यूलिन नाम की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इतनी बात क्या है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट फिलामेंट यानी कि इन बिटवीन होते हैं, ना ज़्यादा थिक होते हैं ना ज़्यादा थिन होते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है काइन। इनके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, जो आपके बालों में पाई जाती है, यानी कि केराटिन नाम की इनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना, केराटिन, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर भूल जाओ तो याद रख लेना केराटिन के और क्या क्या एग्जांपल, जैसे नेल्स में हमारे नेल्स में पाई जाती है, या फिर हमारे बालों में कौन सी प्रोटीन, केराटिनिन प्रोटीन पाई जाती है। तो आप इस प्रकार देखो, जैसे कि मैं अभी नाम भूल गया था इस केराटिन का, बट मुझे ये तुरंत याद आया कि बालों में, नेल्स में केराटिन पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और केराटिन प्रोटीन का आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पर यूज है। अभी 2 यूज तो आपको मैंने ही बता दी कि आपके नेल्स के अंदर, आपके बालों के अंदर केराटिन होता है, ठीक है ना, नेल्स के अंदर, बालों के अंदर केराटिन होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की, तो माइक्रोफिलामेंट के अंदर याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब सेल का डिवीजन होता है, तो सेल फ्लो, यानी कि सेल फ्लो, जब साइटोकाइनेसिस होता
होता है। अब ये साइटोकाइनेसिस पार्ट क्या होता है मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। देखो क्या होता है कि आपके जब सेल का डिवीजन होता है तो उसे बेसिकली आप दो भागों में बांट सकते हो, एक इंटरफेज होती है एंड दूसरा आपकी एम फेज होती है। एक फेज और होती है जिसको हम G0 फेज बोल देते हैं। जो आपकी इंटरफेज होती है उसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज, यानी कि गैप 1 S4 सिंथेसिस यानी डीएनए की सिंथेसिस, गैप 2 फेज आती है। और जो आपकी माइटोटिक जो आपकी एम डिवीजन होती है, अगर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो इसकी आपकी बनेगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद आपकी आती है काइनाइसिस प्रोसेस, ठीक है ना, काइनाइसिस प्रोसेस। और उसके बाद आती है आपकी साइटोकाइनाइसिस प्रोसेस। चलो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए जब हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि सेल के अंदर जब आपके साइटोकाइनाइसिस होगा, यानी कि एक सेल दो सेल में टूटती है, तब यहाँ पर जो ये ब्रेक होती है, यहाँ पर प्लांट के अंदर अगर ब्रेक हो रही है तो इसको बोलेंगे सेल प्लेट। इसको क्या बोलेंगे? सेल प्लेट के नाम से जाना जाता है। बट अगर ये एनिमल के अंदर होती है तो इसको बोलते हैं सेल फूरो। क्या बोलते हैं? सेल फूरो इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपका साइटोकाइनिन्स के लिए माइक्रोफिलामेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, माइक्रोफिलामेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर मेनली दो प्रोटीन पड़ते हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी एक्टिन प्रोटीन, दूसरी होती है आपकी मायोसिन प्रोटीन, ठीक है ना, दूसरी होती है मायोसिन प्रोटीन। ये एक्टिन प्रोटीन जो होती है, याद रख लेना, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ये कैसी होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। जबकि जो मायोसिन प्रोटीन होती है, मायोसिन प्रोटीन आपकी कैसी होने वाली है? तो मायोसिन प्रोटीन आपकी फिब्रस प्रोटीन होती है। मायोसिन आपकी फिब्रस प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो भाई साहब इतनी बात अभी याद रख लेना। अभी सीलिया क्या होते हैं आपके, फ्लैजुला क्या होते हैं, सेल साइकिल मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ, सेल फ्लो वगैरह आगे समझाने वाला हूँ। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ साइज, यानी कि अगर साइटोस्केलेटन कितना बनना है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है आपकी सेल का साइज होने वाला है। जिस प्रकार से आपका साइटोस्केलेटन आपकी बॉडी की लेंथ जो है डिसाइड करता है, सेम उसी प्रकार से सेल के अंदर साइटोस्केलेटन आपका जो है साइज, यानी कि सेल का साइज जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लेना, वैसे ये सब आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है ना, ये सब आपको आगे मिल जाएगा। बट इसमें आगे आपको एक पॉइंट नहीं मिलेगा, वो पॉइंट होने वाला है आई थिंक इस पूरी की पूरी जो आपको, ये एक्चुअली 82 स्लाइड है इसमें, ठीक है ना। 82 स्लाइड का मतलब है काफ़ी कुछ बताना है आपको, ठीक है ना। यानी कि आपको एक चीज़ नहीं मिल रही कि आपके जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात ये अपनी डायरी में नोट कर लेना। बाकी आपको सब कुछ जो है वो मिल जाएगा इस ही स्लाइड में लिखा हुआ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन तीनों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है ना, इन तीनों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। यानी कि आपका जो है ऑलमोस्ट पौन आर ले लेगा आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, पौन आर ले लेगा आपका एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट, एंड आपका 15 मिनट ले लेगा आपका कौन, आपका लेने वाला है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो, ठीक है ना। तो देखो भाई, जब हम उसको सेपरेटली पढ़ेंगे, जब का जब पढ़ेंगे, जब दोबारा से हम इस स्लाइड को दोबारा से देखेंगे अगर टाइम बचा हमारे पास तो, ठीक है ना। ऐसी 2 स्लाइड है मेरे पास, तो मैं एक्चुअली में क्या करने वाला हूँ, मैं आपको इसको पहले पढ़ाने वाला हूँ। इसको मैं पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब हम मान लो हम माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ना है, तो अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या हो रहा था, थोड़ा बहुत हमारे माइंड में होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिन फिलामेंट में क्या हो रहा था, ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट में क्या हो रहा था। तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी आपको पता हो, इसलिए भाई साहब मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, एक एक बात बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कैसी होने वाली है? इम्पोर्टेंट आपकी होने वाली है।
तो देखो यहाँ पर ये है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो है आपका क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, ये कैसा है, एक्टिन फिलामेंट है। एक्चुअली मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आपका छिप रहा है, ये आपका ऊपर का भाग छिप रहा है, तो छिपे ना इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। ये आपका कैसा है, ये होने वाला है इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी कि ये सारे कैरेक्टर आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट के हैं। अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लेना भाई साहब, ठीक है ना, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लेना। तो देखो सबसे पहला हम माइक्रोट्यूब्यूल का एक जर्नल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में हम एक प्रकार से जर्नल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जब वो जो आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। वो किसकी बनी होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। एक्चुअली इन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का एक पॉलीमर बनता है जिसके कारण माइक्रोट्यूब्यूल बाद में बन पाती है। बात नंबर 1 समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। दूसरी किसकी बात करेंगे, माइक्रोफिलामेंट की। अगर यहाँ पर हम जो है इसकी थिकनेस देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की सबसे ज़्यादा, इंटरमीडिएट की उससे कम, और सबसे कम आपकी माइक्रोफिलामेंट्स की होती है, ठीक है ना, माइक्रोफिलामेंट्स की होती है। माइक्रोफिलामेंट्स जो बने होते हैं वे एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कौन सी प्रोटीन के, एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वे केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। वे किसके बने हुए होते हैं, केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये बात, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर देखो, तो देखो भाई साहब स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कैसी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर आपको कुछ फिलामेंट जैसे धागे होते हैं ना, थ्रेड होते हैं, इस प्रकार से धागे नुमा चमक रही होगी। और सेम इंटरमीडिएट फिलामेंट भी, धागा भी कह लो इसको या फिर आप इसको ट्यूब कह लो, बट ट्यूब कम, ये भी धागे के जैसे ही रहती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनके अंदर देखो, जो मैं आपको बता दूं, कुछ के अंदर तो स्पेस पाया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से ट्यूब के अंदर आपका क्या होने वाला, आपके ट्यूब के अंदर जो है, मान लो ये आपके कोई भी पाइप है एक, अब इसके अंदर स्पेस है, ठीक है ना। बट जो आपकी चाहे एक्टिन फिलामेंट हो चाहे आपकी इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, उनके अंदर स्पेस नहीं पाया जाता। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर स्पेस नहीं पाया जाता, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि फिलामेंट टाइप का बनता है, इसलिए इनको फिलामेंट बोल देते हैं। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल में एक ट्यूब टाइप की आपका जो है वो होलो स्पेस बन जाता है, यानी कि एक खाली स्थान बन जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स होलो होने वाला है। होलो होता है, किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। होलो ट्यूब होती है, वेल कंसिस्ट ऑफ 13 कॉल्यूम ऑफ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये 13 ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, ठीक है ना। हम देखेंगे 13 प्रोटोफिलामेंट भी बोलते हैं इसको, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, इस प्रकार से अरेंजमेंट होती है इसकी, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसकी अरेंजमेंट होती है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, वार बैंड इसमें क्या होता है, पॉइंटेड एंड इसमें, तो देखो हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अभी कोई जो है जल्दबाजी नहीं है, अभी केवल आपको ये याद रखना है कि होलो ट्यूब होती है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम इसके डायामीटर की, यानी कि जो इसकी मोटाई होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है आपकी 25 नैनोमीटर। जो 25 नैनोमीटर होता है वो इसका पूरा का पूरा ये डायामीटर होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा डायामीटर होता है। जबकि इसके अंदर जो ये होलो स्पेस है, इसको हम ल्यूमेन के नाम से जानते हैं, ये आपका 15 नैनोमीटर का होता है। ये कितने का होता है, 15 नैनोमीटर का होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद प्रोटीन सब यूनिट की जब हम बात करते हैं तो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जो कि क्या करती है, डाइमराइजेशन करती है, यानी कि दो आपकी जो ट्यूबुलिन होगी वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के दो पार्ट होंगे, एक को बोलेंगे अल्फा ट्यूबुलिन, एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा ट्यूबुलिन, और ये आपस में कंबाइन होगी अल्फा एंड बीटा, then they forms डाइमर, ठीक है ना, दे फॉर्म्स डाइमर, यानी कि अल्फा मिली बीटा मिली, अब इन्होंने क्या बना लिया, एक डाइमर बना लिया।
तो ये डाइमर बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो एक यहाँ पर दो कलर आपको दिखेंगे, ठीक है ना, एक डार्क एक थोड़ा आपको जो है वो डार्क से थोड़ा जो मतलब कम डार्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर एक अल्फा मिलेगा एंड एक आपको बीटा मिलने वाला है। इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। एक्चुअली मुझे कलर में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट मतलब कलर के नाम ज़्यादा नहीं पता रहता, तो इसलिए डार्क और लेस डार्क मैंने बोला है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको फीका भी बोल सकता था मैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन सब यूनिट का पता चला ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद मेन फंक्शन पे आ जाओ, जो ट्यूबुलिन का मेन फंक्शन होता है। तो देखो भाई साहब, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, ये काम तो सभी का होता है, ये काम सभी का होता है, बट इसके अंदर आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, वो है कंप्रेशन रेस्टिंग गार्डर, ठीक है ना। कंप्रेशन रेस्टिंग गार्डर यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो दबाव सहने की जो मतलब प्रॉपर्टी होती है वो कहाँ पर होती है, इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन आता है सेल की मोटिलिटी, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला। सीलिया एंड फ्लैजुला के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही आपके पाए जाते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी बात, क्रोमोसोम्स मूवमेंट, यानी कि क्रोमोसोम्स मूवमेंट यानी कि आपका क्या होने वाला है यहाँ पर कि जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे उनके थ्रू क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। सेंट्रियोल का फॉर्मेशन, ठीक है ना, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन ये भी आप लिख लेना, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होने वाला है। ऑर्गेनल की मूवमेंट, ऑर्गेनल की मूवमेंट ये भी ऑलमोस्ट आपकी जो है वो सभी में मिलने वाली है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट और मेनली फंक्शन ऑर्गेनल मूवमेंट जो होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है। अब देखो यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना, लेक्चर थोड़ा लंबा जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्रोमोसोम मूवमेंट इन द सेल डिवीजन ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा भाई साहब वो समझने की कोशिश करो कि देखो आपको पता होगा कि आपके जो सेल होती है सेल के अंदर आपका सेंट्रियोल पाया जाता है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, जो कि एक दूसरे से दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है ना। कितने सेंट्रियोल होते हैं, 1 2, दो सेंट्रियोल होते हैं, और इसकी कंबाइन स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोल देते हैं। ये क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। सेंट्रोसोम में अब याद रख लेना, इनके अंदर जो सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम पर पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। वो जो इस प्रकार से कहीं पर आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, तो ये मेम्ब्रेन नहीं होती भाई साहब, ये मेम्ब्रेन आपकी नहीं होती। जो सेंट्रोसोम होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिल पाती। और याद रख लेना, एक सेल के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोला जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा कि इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो 9+0 की अरेंजमेंट होती है, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वे 9+0 की अरेंजमेंट बनाते हैं। 9+0 की अरेंजमेंट कैसे, तो देखो भाई साहब यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। टाइमिंग हो सकता है आपका कुछ ज़्यादा लग जाए, ठीक है ना। तो टाइमिंग अगर ज़्यादा लगता है तो भाई साहब उसके लिए भी हम जो है पहले से ही आपको जो है सचेत कर देते हैं। तो लगता है तो लगने दो भाई साहब, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ना, कुछ तो आपको जो है नया सीखने को मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं यहाँ पर बना देता हूँ 8, एंड आपका 9 यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली पूरा गोल होता है। ये कैसा होता है, ये आपका पूरा का पूरा गोल होता है, ठीक है ना। जो आपका सेंट्रियोल होता है, यहाँ पर देखो एक सेंट्रियोल को लेके गए, और जो 2 सेंट्रियोल होते हैं वे आपस में 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। तो एक सेंट्रियोल को यहाँ पर हमने खोल करके देखने की कोशिश की गई,
ठीक है ना। अब ये जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये जो मैंने बनाए हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको बोला जाता है। और इनको नाम दिया जाता है एवीसी, 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 ठीक है ना। इस प्रकार से इनको नाम दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इनको नाम दिया जाता है। तो याद रख लेना, ये जो नाम है, ये नाम आपका ऑर्डर इनका कभी, बस तो ऑर्डर आपसे नहीं पूछा जाता कि ऑर्डर इनका क्या होता है, बट अगर फिर भी पूछ ले तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक, एक सेकेंड, मेरा पेन नहीं चल रहा, चलो ऑर्डर छोड़ो, ठीक है ना। आपको आगे स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर मान लो एक सेंट्रियोल है, ठीक है ना। ये एक सेंट्रियोल है। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर मेम्ब्रेन क्यों बना दी, आपको केवल समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होने वाली। तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला जाता है, ठीक है ना। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छी बात है। अब जब इनका नाम होता है तो वो होता है ए वी सी, ठीक है ना। ए वी सी, सबका नाम ऐसे ही रहेगा, ए वी सी, ठीक है ना। ए वी सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो जुड़े हुए होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाय द हेयर। ए सी से जुड़ेगा, यहाँ पर भी आपका ए सी से जुड़ेगा, यहाँ पर भी आपका ए सी से जुड़ने वाला है, ये भी आपका ए सी से जुड़ेगा, ये भी ए सी से जुड़ेगा, एंड ये भी आपका ए सी से, ये भी आपका ए सी से, एंड ये भी आपका ए सी से जुड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस लिंकर को बोलते हैं AC लिंकर। इस लिंकर को क्या बोलेंगे? AC लिंकर आपका बोला जाता है, ठीक है ना। ये होता है आपका AC लिंकर। और ये जिस प्रोटीन के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हैं नेक्जीन प्रोटीन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेक्जीन प्रोटीन, ठीक है। नेक्जीन प्रोटीन, इसको बोलेंगे नेक्जीन प्रोटीन। अब जो सबसे बीच में पाया जाता है, इन मिडल में पाया जाता है, इसको बोलते हैं हब। इसको क्या बोलते हैं? हब इसको बोला जाता है। ये भी प्रोटीन का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। ये भी प्रोटीन का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई भी आपका जो है माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बन पाता, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बन पाता। बट ये जो है आपके जुड़े हुए होते हैं इस लिंकर से, ठीक है ना। ये जुड़े हुए होते हैं इस लिंकर से, ठीक है ना। जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपके जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके जुड़े हुए होते हैं, ठीक है भाई साहब। अब इनको बोलते हैं स्पोक। इनको क्या बोलेंगे? स्पोक। जैसे कि साइकिल होती है या फिर मोटरसाइकिल होती है, तो उसके जो टायर होते हैं उसमें स्पोक लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। टायर में जो रिम होता है, रिम में आपको स्पोक मिलेंगे, सेम ये स्पोक होते हैं, ठीक है ना। स्पोक होते हैं। इसके बाद ये बीच का कहलाता है आपका हब। अब इसको 9+0 क्यों बोला गया? तो देखो भाई साहब, यहाँ पर जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल हैं वे 9 की अरेंजमेंट में है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आपका 9, तो ये है 9 की अरेंजमेंट में, इसलिए बोला गया इसको 9। अब +0 क्यों लगाया? क्योंकि बीच में आपका कोई सा भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाया जाता, बीच में कोई सा भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाया जाता, इसलिए बोल देते हैं इसको 9+0, ठीक है ना। और अगर आपसे अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए AC के बीच में कितने डिग्री का कोण बनने वाला है, यानी कि एंगल क्या होगा, तो एंगल अब आपको से पूछा जाता है। तो देखो आपको पता होगा पूरा का पूरा एक सर्कल कितने का होता है? 360 का पूरा सर्कल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे कितने आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना है? तो 9 बन रहे हैं, ठीक है ना। कितने बनना है? 9 लिंकर बनना है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको भाग कर दो 9 से, ठीक है ना, भाग कर दो 9 से, ठीक है ना। तो 1 0 बचा करके रखो और ये होने वाला है 9 चौक 36, यानी कि 4, ठीक है ना। 4 यहाँ पर 40 आने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 40 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि AC के बीच जो कोण बनता है वो 40 डिग्री का होता है, ठीक है ना। 40 डिग्री का होता है। तो आपको इतनी बात याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने आप निकाल सकते हो कि मान लो पूरा का पूरा सर्कल 360 का था, हमारा 9 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि ABC पाए जाते हैं।
अब उसके अंदर हमको क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, हमारा 40 निकल के आ रहा है। ठीक है, इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स पूछ ले जाते हैं। कितने टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपसे पूछ जाते हैं कि भाई साहब हमें बताओ टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं। ये तो आपने अरेंजमेंट बताई, 9 + 0 क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, 9 + 0 आपकी अरेंजमेंट है। अब आप हमको जो है टोटल माइक्रोट्यूब्यूल बताओ। तो देखो, एक में कितने हैं, एक में है 3, ठीक है ना, और अरेंजमेंट कितने की हो रही है, 9 की। अरेंजमेंट कितने की हो रही है, 9 की। तो 9 × 27, ठीक है ना, 9 × 27, यानी कि टोटल माइक्रोट्यूब्यूल हमारे कितने हैं, 27 माइक्रोट्यूब्यूल होने वाले हैं। ठीक है ना, 27 माइक्रोट्यूब्यूल होने वाले हैं। ये बात करी हमने सेंट्रियोल की। ठीक है ना, ये बात किसकी करी थी, सेंट्रियोल की। ठीक है ना, इस बात को आप याद रख लेना। सेंट्रियोल कहाँ पर पाए जा रहे हैं, सेंट्रोसोम में। सोम का मतलब होता है बॉडी, सेंट्रो का मतलब होता है ये सेंट्रोसोम कहाँ से लिया गया है, तो याद रख लेना, ये सेंट्रोसोम आपका लिया गया है जब आपके सेल जो है डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो अब देखो, मैं अभी अब आपको बताने वाला हूं कि इसका नाम, इसको सेंट्रो क्यों पड़ा, यानी कि सेंटर वाला पार्ट, मध्य वाला पार्ट, वो क्यों पड़ा। अभी अगर यहां पर बता दिया मैंने तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि इसका नाम सेंट्रोसोम क्यों पड़ा। क्योंकि देखो भाई, ये बीच में आ जाता है। जब सेल डिवाइड करती है ना, एक सेल के 2 सेल बनते हैं, तो ये बीच में आ जाता है, इन बिटवीन वाला पार्ट बना लेता है, इसलिए इसको सेंट्रोसोम बोला गया है। यहाँ के लिए अभी आपके लिए इतना ही बतेरा। ठीक है, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ और बात जान लो कि भाई साहब जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब एग प्लस ओवा, ठीक है ना, एग प्लस ओवम आपस में फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो मियोसिस होती है, वहाँ पर जो मियोसिस कंप्लीट होती है, वो मियोसिस के लिए जो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं वो मेल से आते हैं, यानी कि स्पर्म से आते हैं। ठीक है ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कि जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का कब होता है, जब आपका एग और इसके साथ एग में फ्यूज करता है कौन, स्पर्म। ठीक है ना, स्पर्म आपका फ्यूज करता है। एग जो होता है वो मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट होता है, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट होता है, और अपना जो है मेटाफेज सेकंड से वो स्टार्ट करता है जब स्पर्म सेल जो है उसके अंदर जा करके वो क्या हो जाए, एंटर हो जाए, तब वो मियोसिस सेकंड को अपनी कंप्लीट करता है। ठीक है ना, पोलर बॉडी क्या होती है, सेकेंडरी बॉडी, प्राइमरी बॉडी, वो सब मैं आपको सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मियोसिस कंप्लीट करने के लिए स्पिंडल फाइबर होते हैं, वे स्पिंडल फाइबर आपको स्पर्म में से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, वे स्पर्म में से देखने को मिलेंगे। ये 2018 की डिस्कवरी है, यानी कि रिसर्च है। ठीक है ना, अब एग के अंदर जो सेंट्रियोल पाए जाते हैं वे क्या होने वाले हैं, वे डिग्रेड हो जाते हैं। किस प्रकार से डिग्रेड होते हैं, क्यों डिग्रेड होते हैं, अभी इस बात का पता नहीं लगाया गया है टिल 2023 तक। ठीक है ना, तो आप इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर आपके जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं वे प्रोवाइड कराते हैं स्पेंडल फाइबर। ठीक है ना, अब ये स्पेंडल फाइबर क्या होते हैं, चलो आओ तो स्पेंडल फाइबर को ही देख लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेंडल फाइबर को ही देख लेते हैं कि मान लो जब आपकी सेल डिवाइड करती है, तो आपको भी पता होगा कि आपका एक माइक्रोट्यूब्यूल इधर रहता है, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल इधर रहता है। ठीक है ना, यानी कि एक सेंट्रियोल आपका यहाँ पर रहने वाला है, ये आपका सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर रहने वाला है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर रहने वाला है। एक्चुअली ये कैसे होते हैं, ये आपका डबलिंग में होते हैं, ये आपकी डबलिंग में होते हैं, और इनका याद रख लेना, जो इनकी डबलिंग होती है वो आपकी गैप 2 फेज में होती है, यानी कि G2 फेज में होती है। ठीक है, इन सेंट्रियोल की जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेल में डिवीजन करेंगे, एस फेज में क्या होता है, ठीक है ना, किस प्रकार से डीएनए की सिंथेसिस होती है, सेंट्रियोल किस फेज में आपके जाकर के डबलिंग करेंगे, तो बहुत सारी बातें मैं वहीं पर समझाऊंगा आपको। यहाँ पर आपको देखना कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल आपस में कुछ तरंगे बनाते हैं, एस्ट्रेट बनाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपके एस्टर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। अब ये स्पिंडल भी 3 प्रकार के होते हैं।
स्पिंडल आपके कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जा ही नहीं रहे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं, क्योंकि भाई साहब हमें क्या पढ़ना है, हमें आपका सेल डिवीजन भी तो पढ़ना है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो आप एरे देखते हो, ये जो आप एरे देखते हो, इसको बोलते हैं सेल स्प्लेंडर फाइबर, ठीक है ना, स्प्लेंडर फाइबर कह दो, या फिर आपको स्प्लेंडर सेल स्पिंडल एरे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रख लेना। ये कहाँ पर, ये आपके मेटाफेज में जो है बन करके तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना, मेटाफेज में बन करके तैयार हो जाते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं, क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये धीरे 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 शॉर्टर होते चले जाते हैं, शॉर्टर होते चले जाते हैं। ये काइनेटोकोर्स होता है इसका, ठीक है ना, ये काइनेटोकोर होता है जहाँ से ये जा करके क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से, और ये काइनेटोकोर को पकड़ के खींचते हैं, यानी कि इस प्रकार से ये अब सेपरेट करते हैं, काइनेटोकोर से पकड़ के, यानी काइनेटोकोर पर जुड़ जाएंगे जा करके, जुड़ने के बाद ये इनकी जो लेंथ है वो छोटी होती चली जाएगी, यानी कि ये अपनी तरफ खींचते रहेंगे। यानी कि जब हम बात करेंगे टीलोफेज की, ठीक है ना, देखो सेल साइकिल में आपको काफ़ी सारी फेज आती हैं। वैसे तो हम देखते हैं जी नोट फेज, यानी कि जहाँ पर आपकी ग्रोथ अरेस्ट होती है, फिर उसके बाद G1 फेज आती है, S फेज आती है, देन आपकी G2 फेज आती है, इसको हम इंटरमीडिएट फेज भी बोल देते हैं, इसको मिला करके हम इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। फिर इसके बाद आती है M फेज, इसके बाद क्या आने वाली है, M फेज आने वाली है। अगर हम माइटोसिस देखते हैं तो माइटोसिस में आपका जो है सबसे पहले प्रोफेज आएगी, ठीक है ना, फिर आपकी मेटाफेज आएगी, फिर एनाफेज आएगी, देन आपकी टीलोफेज आएगी, एंड फिर इसके बाद कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस एंड आपका साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि आपकी जो सेल जो आपकी साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी सेल फ्लो कैसे बनती है, सेल प्लेट कैसे बनती है, वो सब हम उसी में देखेंगे, उसी में देखने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद आपका एक दोबारा से ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जी नोट फेज में चली जाती है। टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो जो ह्यूमन सेल होता है उसके अंदर 24 आवर, ठीक है ना, 24 आवर के एक सेल होती है, यानी कि एक सेल की जो आपका जो है नॉर्मल कंडीशन, बस तो आरबीसी का जो आपका पीरियड होता है, जो आपका लाइफ होती है वो काफ़ी होती है, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम ऑन एन एवरेज मान करके चलते हैं 24 आवर, ठीक है। तो देखो जो आपकी G1 होती है सबसे लंबी फेज होती है, जो कि आपकी 11 घंटे की होती है। ये जो S फेज होती है ये आपकी 8 घंटे की होती है। G2 फेज आपकी 4 घंटे की होती है। ये पूरी की पूरी M फेज, ये पूरी की पूरी फेज आपकी 1 घंटे की होती है, ठीक है ना। तो ये तो था आपका माइटोटिक। फिर अगर हम मियोसिस पढ़ेंगे तो जो आपका प्रोफेज होता है सेम ऐसे ही रहने वाला है, सेम यही चीज़ रहने वाली है। जो प्रोफेज होती है उसको फिर 5 भागों में हम बांटते हैं। लैप्टोटीन आ जाता है, ठीक ना, क्या आता है, लैप्टोटीन आता है, जाइगोटीन आता है, ठीक ना, जाइगोटीन आता है, फिर पचाइटीन, कहीं कोई पचाइटीन बोलता है, कोई पकाइटीन बोलता है, ठीक है ना, पचाइटीन आता है। फिर इसके बाद डिप्लोटीन आता है, ठीक है ना, डिप्लोटीन आता है। फिर इसके बाद डाइकाइनेसिस आता है, एंड देन आपका प्रोमेटाफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है। तो ये सारी चीज़ें हम सेल साइकिल में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर के बारे में बताना था कि स्पिंडल फाइबर आपका कैसा बनता है, तो ये आपका स्पिंडल फाइबर है, ठीक है ना, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर ये क्या का बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अब कुछ और हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाती है, जैसे कि सीलिया, ठीक है ना, जैसे कि सीलिया आ जाती है हमारे पास, सीलिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीलिया, एक्चुअली मार्कर ही नहीं चल रहा, सीलिया एंड फ्लैजुला। जब हम सीलिया एंड फ्लैजुला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर पीछे हमने देखे थे ट्रिपलेट, यहाँ पर पीछे क्या देखे थे, यहाँ पर बनने थे आपके ट्रिपलेट, और अरेंजमेंट पाई जाती 9+0 की अरेंजमेंट। बट हमारे यहाँ पर सीलिया एंड फ्लैजुला में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट होती है वो होती है 9+2 की। किस प्रकार से, 9+2 की अरेंजमेंट होती है। और यहाँ पर आपको डबलेट मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाले हैं, डबलेट मिलने वाले हैं, ठीक है ना, डबलेट मिलने वाले हैं। एंड टोटल माइक्रोट्यूब्यूल आपको 20 मिलेंगे, ठीक है ना, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल 20 मिलेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर बना लेते हैं एंड 9, ठीक है ना 9। अब ये हो गया आपका एक प्रकार से सीलिया या फिर फ्लैजुला के अंदर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आपको सीलिया या फिर फ्लैजुला इस प्रकार से मिलती होगी और इसका जो ये अंदर का पार्ट है यही मैं आपको खोल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यही मैं इसको खोल करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है एवी का सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पर एवी का सिस्टम होता है क्योंकि सी यहाँ से गायब हो जाता है, सी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पर जो लिंकर बनेगा वो ए वी के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, ए वी के बीच में बनेगा, ठीक है ना। ये ए वी के बीच आपका लिंकर बनने वाला है, ठीक है। ये ए वी के बीच आपका लिंकर बनने वाला है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुछ आपका जो है स्ट्रक्चर आने वाली है। अब यहाँ पर 9 तो ये हो गया कि 1 2 3, ठीक है ना, इस प्रकार से 9 हो गया। अब यहाँ पर 2 पाया जा रहा है, यानी कि इसके हब जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ पर याद रख लेना 2 माइक्रोट्यूब्यूल भी पाए जाते हैं। बट ये सिंगल अरेंजमेंट होते हैं। कि कैसी अरेंजमेंट होती है, सिंगल अरेंजमेंट होती है। तो अगर अब हम इनको गिनेंगे तो 9 इंटू 2 हमारे कितने हो गए 18, ठीक है ना 18 यानी कि 18 और 2 ये है प्लस 2 ये कर दो तो हमारे कितने बनते हैं 20 माइक्रोट्यूब्यूल टोटल बनते हैं। कितने बनते हैं 20 माइक्रोट्यूब्यूल हमारे टोटल बनते हैं, ठीक है ना 20 माइक्रोट्यूब्यूल हमारे टोटल बनने वाले हैं। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अगर अब मैं इनमें आपसे एंगल पूछ लूँ तो एंगल कितने का होने वाला है, एंगल भी देखो भाई हमारा सेम ही होगा। एंगल भी हमारा 40 का होने वाला है, ठीक है ना 40 डिग्री का ही एंगल होने वाला है। ये आपका सीलिया एंड फ्लैजुला का है, याद रख लेना। 9 + 2 अरेंजमेंट पाई जाती है, डुप्लेट पाए जाते हैं, ठीक है ना डुप्लेट पाए जाते हैं एंड 20 टोटल माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। जबकि याद रख लेना, जबकि आपका जो है वो सेंट्रियोल में कितने पाए जाते हैं, वहाँ पर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर अरेंजमेंट जरूर हमें 9 + 0 की मिल रही थी, लेकिन वहाँ पर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ए बी सी आपको जो है अरेंजमेंट पाई जाती है। वहाँ पर जो लिंकेज था वो ए सी के बीच में था। सेम ये जो आपके जो लिंकर होते हैं नेक्जिन प्रोटीन के होते हैं, ये आपके स्पोक के थ्रू, ठीक है ना स्पोक के थ्रू इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, स्पोक के थ्रू इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सीलिया एंड फ्लैजुला की स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आपके आती है वेसल बॉडी, ठीक है ना। वेसल बॉडी क्या होती है, वेसल बॉडी से ही आपका फ्लैजुला निकलता है, ठीक है ना वेसल बॉडी से ही आपका फ्लैजुला निकलता है। तो जो वेसल बॉडी के अंदर जो अरेंजमेंट पाई जाती है, याद रख लेना ये 9 + 2 की होती है। ये कितने की होती है 9 + 2 की होती है और सेम होती है जिस प्रकार से मैंने सेंट्रियोल में बताई है, जिस प्रकार से मैंने सेंट्रियोल में आपको समझाया है, सेम इसी प्रकार की होने वाली है, ठीक है। अभी तक हम माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ना है, जितना भी आपने पिछला पढ़ा हमने केवल और केवल किस में देखा, माइक्रोट्यूब्यूल में ही इतना सब कुछ देखा है। चाहे आपके स्पिंडल फाइबर हो, सेंट्रियोल हो, सीलिया हो, फ्लैजुला हो, ठीक है ना, आपका वेसल बॉडी, इसको क्या बोलते हैं वेसल बॉडीज, इसको बोलते हैं वेसल बॉडीज। ये आपको मैंने माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। देखो भाई मैंने पहले कहा था लेक्चर लंबा जाएगा, ठीक है ना लेक्चर लंबा जाने वाला है, ठीक है बट मज़ा आने वाला है, टॉपिक आपके सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। तो अब आपके समझ में आई होप माइक्रोट्यूब्यूल ये जितना लिखा हुआ है ये फंक्शन तो ऑलमोस्ट आ गए होंगे। इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, स्ट्रक्चर आपको समझानी है कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस प्रकार से अल्फा बीटा ट्यूब्यूल आपके जो है अरेंज होते हैं, इतनी बात आपको बस बतानी है। और इसके अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है वो आपको बतानी है, ठीक है ना, तो जो कि मैं आगे बताऊंगा। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं आपके माइक्रोफिलामेंट के ऊपर, ठीक है ना। माइक्रोफिलामेंट में क्या होता है कि
टू इंटरवीन्ड स्टैंड ऑफ एक्टिन ईच ए पॉलीमर ऑफ एक्टिन सब यूनिट, यानी कि यहाँ पर दो स्टैंड बनेंगे, ठीक है ना, दो स्टैंड बनेंगे एक्टिन प्रोटीन के, जो कि क्या होने वाले, एक दूसरे के ऊपर इंटरवीन होने वाले हैं, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होने वाले हैं। जैसा आपकी रस्सी होती है तो दो धागों को मिला करके एक पूरी की पूरी रस्सी बनाई जाती है, सेम उसी प्रकार से ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको रस्सी टाइप के मिल रहे होंगे, ठीक है ना, ये होते हैं आपके माइक्रोफिलामेंट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ये टू, यानी कि याद रख लेना यहाँ पर टू इंटरवीन स्टैंड के होते हैं, एक्टिन इसमें प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करेंगे तो 7 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, ठीक है ना, ये देखो ये 7 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, ठीक है ना। एक्टिन इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसके मेन फंक्शन जो कि आपको पता होना चाहिए सेपरेटली, तो एक तो ये मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, यानी कि सेल की शेप को मेंटेनेंस करेगा बाय द हेल्प ऑफ टेंशन वेयरिंग एलिमेंट, ठीक है ना, यानी कि टेंशन वेयरिंग एलिमेंट मतलब जो तनाव कर सकते हो, जो यानी कि देखो अगर आप अपनी सेल, अगर आप यहाँ से आप मतलब जो मसल्स वगैरह होती हैं जो उनमें कंट्रक्शन होता है, जो उनमें खिंचाव होता है, ठीक है ना, तो यानी कि खिंचाव देने का काम यहाँ पर मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस ऑफ शेप में, यानी कि यहाँ पर आपको एक प्रकार से वो खिंचाव मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद चेंज इन द सेल शेप, यानी कि जो आपके सेल के अंदर चेंजेज होते हैं, ठीक है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि सेल पहले तो आपकी सर्कुलर थी, फिर आपकी ओवा शेप में आ जाती है, फिर सर्कुलर आ जाती है, ठीक है ना, तो ये पिलियोमॉर्फिक, इसको बोला जाता है पिलियोमॉर्फिक, ठीक है ना। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको कौन प्रोवाइड कराता है, ये प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड कराता है एक्टिन फिलामेंट। इसका एक उदाहरण बताता हूँ, वैसे तो हम आगे समझेंगे कि जो आपकी मसल सेल होती है, स्टार्टिंग में आपको जो मसल सेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी, ठीक है ना, मसल सेल इस प्रकार की मिलेगी, बट यहाँ पर खिंचाव हो जाता है जब हम अपनी मसल्स को, मतलब मसल्स को जो है वो खींचते हैं, जब जैसा हम जिम में जाते हैं वहाँ पर अपने बाइसेप ट्राइसेप बनाते हैं, तो क्या होती है, मसल के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना, यानी कि मसल में खिंचाव होता है, और जब खिंचाव होगा तो यही सेल आपकी जो है कुछ इस प्रकार की सेल बन जाएगी, ठीक है ना, कुछ इस, सॉरी यहाँ पर स्ट्रक्चर गलत बन गई, ये कुछ इस प्रकार की आपकी सेल बन जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि सेल के अंदर जो सेल के जो साइज है या फिर सेल की शेप है, उसके अंदर जो बदलाव हो रहा है वो एक्टिन फिलामेंट के कारण हो रहा है, ठीक है ना, किसके कारण हो रहा है, एक्टिन फिलामेंट के कारण हो रहा है। इसके बाद मसल के कंट्रैक्शन में, यानी कि जो मसल कंट्रैक्शन करती है उसमें, ठीक है ना। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होती है, जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, उसी प्रकार से सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर अब सबसे बारीक जो नेटवर्क होता है, जो सबसे बारीक नेटवर्क होता है वो किसका होता है, एक्टिन का, ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट का। तो अब अगर सेल के अंदर कोई भी स्ट्रीमिंग आएगी, ठीक है ना, जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, सेम उसी प्रकार से सेल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी बहुत जो फ्लूइड होता है उसके थ्रू वो क्या चलती रहती है, लहरें चलती रहती है, ठीक है ना, यानी कि जो सेल का जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा सा अपना हिलता जुलता रहता है, जिसके कारण, जिसको हम मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, फ्लूइड की मूवमेंट बोल सकते हैं। तो उसी को प्रोवाइड कराता है ये आपका कौन, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट प्रोवाइड कराता है सेल की मोटिलिटी में, ठीक है ना, सेल की मोटिलिटी मतलब सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया क्या होता है, अमीबा में पाया जाता है, ठीक है ना, सीडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है, फिलोपोडिया होता है, सीडोपोडिया होता है, आगे देखने वाले हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद सेल की जब डिवीजन होगी तो जब आपका क्लीवेज फोरो यानी कि साइटोस्केलेटन, ठीक है, सॉरी साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस में आपका सेल फूरो बन सकता है या फिर सेल प्लेट बन सकती है।
दोनों के अंदर आपका क्या पाया जाता है, एक्टिन फिलामेंट पाया जाता है। स्पेसिफिकली जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर होता है सेल फ्लोरो, और सेल फ्लोरो में आपका क्या काम में आने वाला है, सेल फ्लोरो में आपकी एक्टिन प्रोटीन काम में आने वाली है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था आपका एक्टिन के बारे में। अब चलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। इंटरमीडिएट में आपका कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, तो इंटरमीडिएट में आपकी केराटिन प्रोटीन पाई जा रही है। ठीक है, याद रख लेना, केराटिन प्रोटीन पाई जा रही है। फिब्रस प्रोटीन सुपर कोइल्ड इनटू थिकर केबल, यानी कि केबल टाइप की होती है। जिस प्रकार से केबल होती है ना, उसी प्रकार से होती है, जिसका डायामीटर होता है 8 to 12 नैनोमीटर, 8 to 12 नैनोमीटर होता है। वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट प्रोटीन, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोटीन पाई जाती है, सच एज कैरेटीन। आपको पता होगा कैरेटीन का एसिडिक नेचर, कैरेटीन का बेसिक नेचर। कैरेटीन अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो उसी में ही आपकी 11 प्रोटीन आ जाती हैं। कैरेटीन बेसिक की बात करें तो उसी में ही आपकी 8 ऑलमोस्ट प्रोटीन आ जाती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा एनएफ प्रोटीन आ जाती है, न्यूक्लियोटाइड फिलामेंट फैक्टर, काफ़ी सारी प्रोटीन आ जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, यानी कि ये भी सेल के शेप को मेंटेनेंस करने का काम करता है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी कंट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। एंकरेज ऑफ न्यूक्लियस एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनल, यानी कि न्यूक्लियस को बांधे रखने का काम, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, जिसके अंदर लैमिनीन पाई जाती है, जिसको हम न्यूक्लियस का साइटोस्केलेटन बोल देते हैं, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का ही बना हुआ होता है। इतनी बात भी समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। एंकरेज ऑफ न्यूक्लियस एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, ये लिखा हुआ है न्यूक्लियर लैमिना, तो आपको कुछ भी आदर्श जगह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक आपकी स्लाइड ये थी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, ठीक है ना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। आपको मैंने अब इसमें की एक एक बात बता दी है, ठीक है ना, एक एक बात बता दी है, ठीक है। ये फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के से आपके जो है डायग्राम लिए गए हैं। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होती है, वहाँ पर हम फ्लोरोडाई का यूज करते हैं, ठीक है ना, फ्लोरोसेंस डाई का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो भाई साहब, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक टेबल आपके लिए ये है, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके लिए पीछे इम्पोर्टेंट थी, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं, और थोड़ा सा हमें और नया जानने को मिलेगा। तो जो आपकी साइटोस्केलेटन है वो 3 मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट की बनी हुई होती हैं। पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल जो आपके सबसे बड़ी साइटोस्केलेटन या फिर सबसे मोटी साइटोस्केलेटन होती है। सबसे बड़ी की बात करूंगा कि सबसे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती हैं, किसका नंबर ज़्यादा होता है, तो याद रख लेना वो होती है आपकी एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट, या फिर जिसको हम माइक्रो फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना, माइक्रो फिलामेंट जिसको बोलते हैं, इसका नंबर सेल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर बारी आती है इंटरमीडिएट फिलामेंट की, इंटरमीडिएट फिलामेंट की, ठीक है ना। फिर उसके बाद बारी आती है आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो ये तो थी बात आपकी नंबर के बेस पर, ठीक है ना, नंबर के बेस पर। अगर हम बात साइज के बेस पर करें, साइज के बेस पर करें तो सबसे ज़्यादा थिकर आपका माइक्रोट्यूब्यूल होने वाला है, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे ज़्यादा थिकर होगा। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट, ठीक है ना, इंटरमीडिएट, एंड देन आपका माइक्रोट्यूब्यूल, देन आपका क्या होने वाला है, एक्टिन फिलामेंट या फिर माइक्रो फिलामेंट जिसको बोल देते हैं, या फिर इसको हम एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद देखो जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं मेजर रोल इन सपोर्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, यानी कि ये मेजर फंक्शन है एक प्रकार से इसके। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है एंड रेसिस्ट फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है ना। जैसे कि आपके बाल हैं, बालों के अंदर केराटिन पाया जा रहा है, आप कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर दे दो बालों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है। नेल है, नेल में जो नेल बाहर निकल जाते हैं, जो नेल बाहर निकल जाते हैं उनको आप कितना भी टेम्परेचर दे लो, कोई फ़र्क पड़ रहा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है ना। पीएच
मतलब थोड़ा इधर उधर, थोड़ा सा पीएच इधर उधर हो जाए, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रकार से जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है वहाँ पर आपका रेसिस्टेंट फिजिकल स्ट्रेसेस होता है, यानी कि अगर आपके फिजिकल स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो उसके प्रति रेसिस्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद तीसरे नंबर का होता है आपका माइक्रोफिलामेंट, ठीक है ना। माइक्रोफिलामेंट जो कि मसल के कंट्रैक्शन और मोटिलिटी में हेल्प करता है। देखेंगे कि किस प्रकार से मसल का कंट्रैक्शन होता है, आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ आपकी जो है वो प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी देखेंगे बहुत डिटेल में। तो देखो यहाँ पर अरेंजमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि यहाँ पर अरेंजमेंट थिकनेस के बेस पर दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि डायामीटर के बेस पर यहाँ पर अरेंजमेंट दिया गया है। चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, ठीक है ना, चीज़ों को आप समझना स्टार्ट करो, चीज़ों को एक दूसरे से जो है वो जोड़ करके देखो, लिंक करके देखो। हो सकता है एक बार में आपके समझ में ना आए, इस लेक्चर को 2 बार देखना, 2 बार में ना आए 3 बार में देखना, 4 बार में देखना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा कोई भी टीचर आपको ना तो यूट्यूब पर ना ही किसी अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाला है, ठीक है ना। इसको ऑलरेडी मैं 5 बुक से स्टडी करने के बाद आपको पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मैं कोई सा भी टॉपिक हो मैं उसको सबसे पहले खुद पढ़ता हूँ, ठीक है ना, खुद पढ़ता हूँ। एक बुक से नहीं, कम से कम 3 से 4 बुक स्टैंडर्ड बुक से, वो भी उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखो, अब हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो सब यूनिट इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीमर, यानी कि यहाँ पर किस चीज़ का पॉलीमर मिलता है? तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन का पॉलीमर मिलता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन का पॉलीमर मिलता है। और यहाँ पर याद रख लेना, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो होती है जीटीपी। वो कौन सी होती है? जीटीपी होने वाली है, ठीक है ना, वो कौन सी होने वाली है? जीपीटी होने वाली है, ठीक है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, वेरियस ग्लोबुलर प्रोटीन चली आती हैं, जैसे कि कैरेटिनिन वगैरह, ठीक है, इतनी बात पता चली। एक्टिन में क्या होने वाला है कि एक्टिन मोनोमर होते हैं जो कि आपका एटीपी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एटीपी का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोट्यूब्यूल का जब पॉलीमराइजेशन होता है वहाँ पर जीटीपी काम करता है। जब आपका एक्टिन फिलामेंट की बात आती है यहाँ पर आपका एटीपी काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात देखो भाई साहब के इनके कारपोरेशन के, ठीक है ना, प्रीफरेंशियल, मतलब जो इनका जो कारपोरेशन है वो क्या है? तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड का मतलब है कि आपका पॉलीमराइजेशन किस साइड से हो रहा है, ठीक है ना, किस साइड से, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है कि जो पॉलीमराइजेशन है, जो मतलब आपका जो चाहे माइक्रोट्यूब्यूल हो, चाहे इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, एक्टिन फिलामेंट हो, उसका जो अरेंजमेंट है, यानी कि उस मतलब किस जगह से आपका जो है उसकी लेंथ बढ़ रही है, वहाँ पर ग्रोथ पाया जा रहा है, कौन से एंड से पाया जा रहा है, ठीक है ना, कौन सी साइड से पाया जा रहा है, या फिर किस साइड से कौन सी प्रोटीन जुड़े जिसके कारण उसमें ग्रोथ हो रहा है। तो याद रख लेना, जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसके पॉजिटिव एंड से, जिसको हम बीटा ट्यूबुलिन बोलते हैं, बीटा ट्यूबुलिन पर आपकी और ज़्यादा ट्यूबुलिन आएगी और इस प्रकार से एक ट्यूबुलिन से दूसरी ट्यूबुलिन जुड़ेगी, दूसरी से तीसरी जुड़ेगी, तो यहाँ पर आपके इसको पॉजिटिव एंड बोला जाता है और इसको बीटा ट्यूबुलिन बोला जाता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में क्या होता है? इंटरमीडिएट में आपका ऐसा कोई नहीं होता, बीच से भी जुड़ सकता है, याद रख लेना, बीच से भी जुड़ सकता है और आपका जो है वो एंड से भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर देखो भाई क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ फिर, ठीक है ना, थोड़ा सा बता ही देता हूँ। मान लो आपका किसी भी भाई साहब तेरे अलग नख रहे हैं, कोई नहीं, यहाँ पर मान लो ये क्या है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है कि ये अपनी जो है ग्रोथ करेगा, ये क्या करने वाला है? अपनी ग्रोथ करेगा। यानी कि अगर देखो माइक्रोट्यूब्यूल जब अपना आकार बढ़ाएगा तो यहाँ से और भी ज़्यादा आपके ट्यूब्यूल्स लगने वाले हैं, यानी कि जो प्रोटीन होगी वो प्रोटीन और भी ज़्यादा लगने वाली है। अब ये लेंथ में इतना बढ़ जाएगा, तो जो ये लेंथ में बढ़ा है इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंड। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंड बोलेंगे, जहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है। और जहाँ से ये मतलब स्टार्टिंग हुई थी इसको बोलते हैं निगेटिव एंड। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव एंड,
और यहाँ पर जो पॉजिटिव एंड होता है ये बीटा ट्यूबुलिन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? बीटा ट्यूबुलिन होता है इन द केस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ठीक है ना। बट हम जब बात करते हैं इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में क्या होगा कि जो आपका प्रोटीन होती है वो प्रोटीन बीच में से भी आपकी अटैच हो सकती है एंड वो दोनों साइड से आपकी अटैच हो सकती है, ठीक है ना। वो दोनों साइड से आपकी अटैच हो सकती है। इसी प्रकार से जो एक्टिन फिलामेंट होता है, मान लो ये कोई आपका एक्टिन फिलामेंट है। अब इस एक्टिन फिलामेंट के जो पॉजिटिव एंड होगा, मान लो इसका ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है ना, जिसको हम बार बैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बार बैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको निगेटिव एंड को बोलते हैं हम पॉइंट, ठीक है ना। निगेटिव एंड को बोलते हैं पॉइंट। आगे देखने वाले हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। तो जो ये आपकी एक्टिन फिलामेंट है, ये इस पे जो अटैचमेंट होगी प्रोटीन की, तो वो बार बैंड पे होने वाली है। कहाँ पर होगी? बार बैंड पर आपकी जो है होने वाली है, ठीक है ना। ये आपकी बार बैंड पे होने वाली है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर याद रख लेना कि इसकी जो है प्रेफरेंस साइट जो होती है इनकॉर्पोरेशन की, वो पॉजिटिव एंड बीटा ट्यूबुलिन इन द केस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड आपका इंटरनल होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट में एक्टिन में आपकी पॉजिटिव एंड वार्ब होती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पोलैरिटी की। पोलैरिटी यानी कि जहाँ पर आपके दो डिफरेंट चार्ज हो वहाँ पर आपकी पोलैरिटी बनती है। तो आपको जो है माइक्रोट्यूब्यूल में पोलैरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आपका जो है पोल मिल रहे हैं। जबकि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है यहाँ पर आपको पोलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके जो है पोल नहीं बन रहा है। जबकि आपको एक्टिन फिलामेंट में भी पोलैरिटी देखने को मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। देखो, हो सकता है आपको ये दोबारा पढ़ना पड़े, क्योंकि अभी आपने ना तो एक्टिन पढ़ा, एक्टिन फिलामेंट पढ़ा, ना ही माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा, ना ही आपने जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ा। अभी तो मैं आपको टेबल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बट जब हम इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी याद रहेगा, ये आपकी याद रहेगा कि हमने कैसे कैसे पढ़ा है। इसके बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी जब देखेंगे तो यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उस पर वहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड होती है जीटीपी से, और जब जीटीपी से प्रोवाइड होगी तो यहाँ पर जीटीपीएच काम करेगा, ठीक है। जबकि जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वहाँ पर आपके कोई भी एंजाइम एक्टिविटी जैसी चीज़ नहीं होती। और यहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट है इसके पास एटीपी है, तो यहाँ पर एटीपीएच काम करने वाला है, ठीक है ना। मोटर प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोटर प्रोटीन याद रख लेना। मोटर प्रोटीन क्या होती है? तो देखो भाई, मोटर प्रोटीन होती है, मान लो अब कोई सी भी प्रोटीन है, वेसाइकल है, कोई सा ऑर्गेनल है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मान लो ये कोई सा भी आपका साइट, ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल लेकर के चलो, तो यहाँ पर एक मोटर ट्यूब्यूल लगी होती है, एक हैंडल समझ सकते हो। अब इस हैंडल से ही ज्वाइंट होकर के, इस हैंडल से ही ज्वाइंट होकर के कोई सा भी ऑर्गेनल वो जो है लटकता हुआ चलने वाला है, ठीक है ना। तो मोटर प्रोटीन आपको पता होनी चाहिए। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसमें काइनेसिन एंड डायनिन, ठीक है ना, दो प्रकार की माइक्रो प्रोटीन पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं काइनेसिन एंड डायनेसिन। याद रख लेना, जो आपकी काइनेसिन होता है वो पॉजिटिव एंड की ओर आपका भागता है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव एंड की ओर भागता है। जबकि जो आपकी डायनिन होती है वो निगेटिव एंड की तरफ भागती है, ठीक है ना। यानी कि देखो, अब भाई साहब ये यहाँ पर ये जो मैंने मोटर प्रोटीन ये वाली बना दी है, ये मोटर प्रोटीन ये दोनों जगह जा सकती है, इस साइड भी जा सकती है, इस साइड में भी जा सकती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कौन सी मोटर प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर, वो डिपेंड करती है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना है या फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ भागना है। तो याद रखने ना, काइनेसिन मतलब के, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ के जो है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगी, यानी कि के पी, और जो आपकी डायनिन है, डायनिन आपकी निगेटिव की तरफ भागेगी, के पी डन, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद रख लेना भाई साहब माइक्रोट्यूब्यूल के केस में, क्योंकि सेल बायोलॉजी में जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब ये काम आने वाला है,
ठीक है ना। वहाँ पर आप याद करोगे जो आप स्पिंडल फाइबर होगा, स्पिंडल फाइबर के अकॉर्डिंग जो मोटर प्रोटीन होती है, तो मूवमेंट किसका मूवमेंट कहाँ पर होना है वो आपको यही बताएगा, काइनेसिन एंड डायनिन। ठीक है ना, काइनेसिन एंड डायनिन बताएगा। तो जो आपकी काइनेसिन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जबकि जो डायनिन होती है वो निगेटिव चार्ज की तरफ आपका जो है मूवमेंट शो करती है। केपी डन, या फिर आप किसी और नाम से भी इसे मतलब प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, बट केपी डन, केपी यानी कि कपिल पाल जो है डॉन नंबर 1, जो भी आपको जो भी अच्छा लगे केपी डन कर लेना बस, केपी डन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इंटरमीडिएट फिलामेंट में मोटर प्रोटीन नाम जैसी कोई चीज़ होती नहीं, जबकि जो एक्टिन फिलामेंट होती है यहाँ पर मोटर प्रोटीन होती है मायोसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मायोसिन होती है। इन मोटर प्रोटीन को आपको नहीं भूलना भाई साहब, मोटर प्रोटीन को याद रखना है। देखो मैं यहाँ पर इतनी आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप याद रख सको, आपको ज़्यादा समय लगे। ठीक ना, हो सकता है लेक्चर लंबा जाए, काफ़ी लंबा जाए। ये मतलब जब से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी है तब से लेकर के अभी तक का सबसे लंबा लेक्चर जाए, बट इम्पोर्टेंट है गाइज। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। एक बार में करके पढ़ो, 2 बार में करके पढ़ो, 3 बार में करके पढ़ो। मुझे तो एक्चुअली ये सारा का सारा एक साथ में ही पढ़ाना है, बट आप रिलैक्स हो के पढ़ सकते हो इसको। मोटर प्रोटीन मत भूलना, मोटर प्रोटीन मत भूलना। इसके बाद मेजर ग्रुप ऑफ एसोसिएट प्रोटीन। ठीक है ना, जो मेजर ग्रुप रहते हैं मतलब जो आपकी प्रोटीन और एसोसिएट होती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पर MAPS। MAPS का क्या मतलब होता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएट प्रोटीन। MAPS का मतलब है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएट प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक प्रोटीन है प्लैंकिन। प्लैंकिन इसको मत भूलना भाई साहब, प्लैंकिन जो है आपकी वो एसोसिएटेड प्रोटीन है इंटरमीडिएट फिलामेंट में। प्लैंकिन प्लैंकिन प्लैंकिन, ठीक है ना। अब इसको पंपकिन मत कह देना, यह है प्लैंकिन। इसके बाद एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन वाइंडिंग प्रोटीन यानी कि ABP, क्या है ABP आपकी पाई जाती है। अब ये ABBP नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं है। एक्टिन फिलामेंट आपकी ABBP है, ठीक है ना, ABP है, ABBP नहीं है। ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर होती है वो स्टिफ होती है यानी कि कठोर होती है, होलो ट्यूब बनाती है। स्टिक होती है, होलो ट्यूब बनाती है। ठीक है ना। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो टफ, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट की स्ट्रक्चर होती है वो टफ होती है थोड़ी सी, ठीक है ना, टफ होती है एंड रोप लाइक, जैसा रस्सी होती है उस प्रकार से बनती है, रस्सी हो केबल हो उस प्रकार से बनती है। जबकि जो एक्टिन फिलामेंट होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर फ्लेक्सिबल होती है एंड हेलिकल फिलामेंट बनता है। ठीक है ना, हेलिकल फिलामेंट बनता है एंड फ्लेक्सिकल होती है। जैसे कि आपकी मसल में जो है, मसल में कंट्रैक्शन कब होगा, जब आपकी सेल में लचीलापन हो। तो सेल में जो लचीलापन होता है वो आपका एक्टिन फिलामेंट साइटोस्केलेटन के थ्रू आता है। बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। जब हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो 25 नैनोमीटर आउटर डैम, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है वो 10 नैनोमीटर का होता है। जो आपका एक्टिन फिलामेंट होता है वो 8 नैनोमीटर का होता है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो ऑल यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है ना, ऑल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और जबकि अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो आपका एनिमल के अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता। एक्टिन फिलामेंट भी आपका जो है ऑल यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि चाहे आपका प्लांट हो चाहे आपका एनिमल हो। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद प्राइमरी फंक्शन किसका क्या है, तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, सेल की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद स्ट्रक्चरल सपोर्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देने वाला है। सेल की मोटिलिटी एंड कंट्रैक्टिलिटी में कौन प्रोवाइड कराने वाला है, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना। तो ये आपकी टेबल थी जो कि आपके सामने है।
आई बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया जाए, क्योंकि कोर्स भी, ये कोर्स क्या स्लाइड काफ़ी सारी है और समाप्त भी करनी है। तो थोड़ी सी एक समरी देख लेते हैं, ठीक है ना, कि हमने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा और कितना हमारे दिमाग में रह गया है। तो हमने 3 प्रकार के आपके साइटोस्केलेटन पढ़े। एक का नाम था माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा का नाम माइक्रोफिलामेंट, तीसरे का नाम था हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स था वो थिकेस्ट था, यानी कि मोटा, सबसे मोटा था, सेल की स्ट्रक्चर, सेल की मोटिलिटी में हेल्प कर रहा था। और इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, इसका डाइमराइजेशन होता है अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा का जो मोटर प्रोटीन थी, मोटर प्रोटीन को हम MAP के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सॉरी, जो मोटर प्रोटीन थी, मोटर प्रोटीन को हम डायनिन एंड काइनेसिन के नाम से जानते हैं। जो डायनिन थी वो निगेटिव की तरफ भागती है, ठीक है ना, वो निगेटिव चार्ज की तरफ भागती है, जबकि जो आपकी काइनेसिन थी, काइनेसिन आपकी पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागती है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद फिर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स या फिर इसको हम एक्टिन फिलामेंट, इसी को हम एक्टिन फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स आपका थिनेस्ट पार्ट होता है साइटोस्केलेटन का। इंटरनल मूवमेंट विद इन सेल, यानी कि सेल के अंदर इंटरनल मूवमेंट प्रोवाइड कराता है एक्टिन एंड मायोसिन के थ्रू। मायोसिन आपकी क्या है? मायोसिन मोटर प्रोटीन है, ठीक है ना, मायोसिन मोटर प्रोटीन है। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट पर जब चलेंगे तो ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो डायमीटर होता है वो इंटरमीडिएट होता है एंड मोर परमानेंट फिक्सर केराटिनिन, ठीक है ना, मोर परमानेंट फिक्सर केराटिन। इसके जो मतलब जो इसके अंदर प्रोटीन है वो है केराटिन। और ये आपका जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ये एनिमल के अंदर पाया जाता है, आपका जो है प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है ना। ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? एनिमल के अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता। इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब? बहुत ही अच्छी बात है। तो अब तक हमने पढ़ा बेसिक, ठीक है। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल में। अब तक जो आपने पढ़ा है, जितना भी टाइम हो गया, मैंने एक्चुअली टाइम नोट नहीं करा, अब तक हमने पढ़ा था वो बेसिक, यानी कि अगर देखो अब मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान रहेगा कि यार हाँ एक्टिन में कुछ था ऐसे, और अगर एक्टिन पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या था। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ से आपका मतलब एक प्रकार से आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं हर चीज़ को, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज़ को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने, यानी कि पहला साइटोस्केलेटन। पहला तो थोड़े से यहाँ पर हम पहला थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस प्रकार से कितने मतलब किस फिलामेंट्स का कौन सा काम होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ बस हम पढ़ चुके हैं, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं है। ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो साइटोस्केलेटन होता है वो प्रोटीन का फिलामेंट्स होता है। फिलामेंट्स होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। पॉइंट नंबर 1 इम्पोर्टेंट, एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक्सटेंड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, एंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर लेमिन में, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर लेमिन में, ठीक है ना। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो न्यूक्लियर लेमिन में होता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में अब ये हेल्प, अब इसके आगे फंक्शन, ठीक है ना, अब इसके आ जाते हैं फंक्शन जो आपका साइटोस्केलेटन है। अब इसके फंक्शन मतलब जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है उसमें, यानी कि सेल का शेप, लोकलाइजेशन, ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वे एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे पहुंचते हैं। इसके बाद जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद आपका आ जाता है मूवमेंट, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है? मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट में आपके साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं। सेल मूवमेंट, इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल, मसल कंट्रक्शन, इस सब में कौन काम करता है? आपके मूवमेंट जो आ रही है वो साइटोस्केलेटन की वजह से ही हो रही है। डायनामिक स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है ना, डायनामिक स्ट्रक्चर देते हैं आपकी सेल को,
ठीक है ना। हमने देखा जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड था वो कैसा होता है, समुद्र की लहरें आती है ना, समुद्र में लहरें आती है, तो इसी प्रकार से साइटोप्लाज्मिक में लहरें चलती रहती हैं, यानी कि हमारे शरीर, हमारे सेल के अंदर लहरें चलती रहती है, डायनामिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। और कंटिन्यूसली रिकॉग्नाइज करता है हमारे सेल के अंदर कि कुछ गलत तो नहीं जा रहा। अगर कुछ गलत जा रहा होगा तो इन्फॉर्मेशन देता है न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस क्या करेगी, न्यूक्लियस अब जो है इन्फॉर्मेशन देगी लाइसोसोम्स को, एंडोसोम्स को, जितने भी हमारे जो है वो इम्यूनोसेल है उनको जो है वो देने वाली है आपका मैसेज। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमने 3 टाइप के पढ़े, एक था आपका एक्टिन फिलामेंट, दूसरा था इंटरमीडिएट, तीसरा था माइक्रो ट्यूब्यूल। देखो इनकी जो आपको अरेंजमेंट हो सकती है वो हर जगह डिफरेंट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बट आपको याद रखना है एक्टिन सबसे छोटा, इंटरमीडिएट उससे बड़ा, माइक्रो ट्यूब्यूल सबसे बड़ा, ठीक है ना। एक्टिन हर जगह पाया जाता है, इंटरमीडिएट एनिमल में हर जगह का मतलब यूकैरियोटिक सेल है, वैसा प्रोकैरियोटिक मत समझ लेना। प्रोकैरियोटिक में जो साइटोस्केलेटन होता है वहाँ पर हम मिरी वी को देखते हैं, ठीक है ना, जो कि माइक्रो ट्यूब्यूल के जैसा होता है, यानी कि सिमिलरिटी रखता है। अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, साइटोस्केलेटन वहाँ पर भी पाया जाता है, लेकिन वो साइटोस्केलेटन आपके अलग अलग प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो अलग है, प्रोकैरियोटिक अलग है। यहाँ पर यूकैरियोटिक में बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक में आपका जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि आपका एनिमल में पाया जा रहा है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो कि आपका यूकैरियोट्स में पाया जा रहा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ बहुत देर से। आई होप आपकी समझ में इतनी बात आई होगी। अब पढ़ते हैं एक्टिन फिलामेंट से स्टार्ट करेंगे। पहले एक्टिन फिलामेंट को, फिर दूसरा हम इंटरमीडिएट फिलामेंट को, तीसरा हम पढ़ेंगे माइक्रो ट्यूब्यूल्स को, ठीक है ना। अब मैं इसमें आपका ज़्यादा समय ना लूँगा, जो आपको बात इंपॉर्टेंट है वही बात आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो घबराना मत कि लेक्चर लंबा हो गया। अगर लेक्चर लंबा होता है इन बिटवीन तो आपको कुछ मज़े की बात ही मिलने वाली है, ठीक है ना। आपका ज़्यादा मैं टाइम जो है यूज नहीं करूँगा। बट एक बात है कि अगर आप साइटोस्केलेटन यहाँ से पढ़ लोगे फिर आपको किसी दूसरी क्लास पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए आइए एक्टिन फिलामेंट से स्टार्ट करते हैं और एक्टिन फिलामेंट को देख लेते हैं। देखो सेल के अंदर धागे नुमा थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर मिलती है वो होती है आपकी एक्टिन फिलामेंट की, ठीक है ना। वो किसकी होती है, एक्टिन फिलामेंट की आपकी होने वाली है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक्टिन फिलामेंट कह लो इसको, माइक्रो फिलामेंट कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये पॉलीमर होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। ये पॉलीमर किसके होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के, एंड फ्लेक्सिबल फाइबर होते हैं। याद रख लेना ये फ्लेक्सिबल फाइबर होते हैं। और सेल के अंदर जो सेल की स्ट्रीमिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही ये सेल की स्ट्रीमिंग में काम आते हैं, मायोसिन मसल के कंट्रक्शन में काम आते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। जो इनका साइज होता है वो 7 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, ठीक है ना, 7 नैनोमीटर इन डायमीटर, सेवरल माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो इनकी लंबाई होती है वो सेवरल माइक्रोमीटर तक की हो सकती है। मतलब इस आप देखो किसी का साइज नैनोमीटर है, ठीक है ना, किसी का साइज नैनोमीटर है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका माइक्रोमीटर में, ठीक है ना, उसकी लेंथ कन्वर्ट हो रही है माइक्रोमीटर में। मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बताया था कि किस प्रकार से अगर आप नैनोमीटर से माइक्रोमीटर में जा रहे हैं तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यानी कि 3 का, यानी कि आपका पूरे का पूरा कितने का 1000 का अंतर आने, सॉरी यहाँ पर ये 6 होता है 10 की पावर 6 और ये होता है आपका 9, ठीक है ना, ये होता है आपका कितना 10 की पावर -9। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 9 और 6 अंतर आने वाला है आपका 3 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 गुना लंबा होता है ये, ठीक है ना, यानी कि अपनी चौड़ाई से 1000 लंबा गुना तागा होता है ये। अब आप देख लो कितना लंबा, केवल एक एक्टिन फिलामेंट, और इसके जैसे मिलियंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स हमारी सेल के अंदर, एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक्टिन फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम मसल सेल इन 1942, एविडेंट इन ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके एक्टिन फिलामेंट ही पाए जाते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैमल्स हैव 6 एक्टिन जीन, यानी कि मैमल्स के पास 6 एक्टिन जीन पाए जाते हैं, 4 रहते हैं मसल्स के अंदर एंड 2 होते हैं आपके नॉन मसल के अंदर। इतनी बात पता चली, यानी कि टोटल मिलाकर के आपके 6 जीन हैं, ठीक है ना, एक्टिन के 6 जीन हैं जो कि आपके एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। 2 तो होते हैं नॉन मसल सेल, 2 होंगे नॉन मसल सेल के अंदर, 4 होने वाले हैं आपके मसल सेल्स के अंदर। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। ये हाईली कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है ना, जो जीन्स होते हैं हाईली कंजर्व्ड होते हैं। प्राकैरियोटिक एंसेस्टर इज मिरीवी, यानी कि प्राकैरियोटिक के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट है इसके जैसा, यानी कि इसके जैसा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिरीवी। और ये बात आपसे पूछी जा चुकी है गेट में भी और CSIR नेट में भी। अब आपको सेम वही स्टेटमेंट मिलेंगे जो आपसे CSIR में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपसे गेट में भी पूछा जा चुका है एंड नेट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये स्लाइड समझ में आ गई, इसमें किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो भाई साहब बता देना। अब हम पढ़ेंगे एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जब हम 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, जब 3D स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन हुआ इन 1990 में, ठीक है ना, तो देखा गया कि एक्टिन जो होती है यहाँ पर जो इसका फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्मेशन होता है ये एक प्रकार की, पहले तो ये समझो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है ना, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसलिए इसको G एक्टिन यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जो कि 375 अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी हुई होती है। 375 अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी हुई होती है। इसके 2 एंड होते हैं, एक होता है पॉइंटेड एंड, दूसरा होता है बार्ब एंड, ठीक है ना, एक होता है पॉइंटेड एंड, दूसरा होता है बार्ब एंड। अब क्या होता है, वाइंड हैड टेल टू न्यूक्लिएटेड ए ट्राइमर, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, स्टार्टिंग में देखो क्या था फॉर्मेशन, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में आपकी G एक्टिन प्रोटीन थी, ठीक ना, G एक्टिन प्रोटीन थी। इसने बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन, याद रख लेना, बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड बाय द हेल्प ऑफ ATP, ठीक ना, बाय द हेल्प ऑफ ATP यानी कि एनर्जी के थ्रू अपने आप को चेंज कर लिया डाइमर में, अपने आप को किस में चेंज कर लिया, डाइमर में। अब ये डाइमर चेंज हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड बाय द हेल्प ऑफ ATP, बाय द हेल्प ऑफ ATP। इस बात को याद रख लेना, प्रोटीन भी चाहिए होती है इसको, ATP भी चाहिए होती है। ये कन्वर्ट होंगे ट्राइमर में, ठीक है ना, ये कन्वर्ट होते हैं ट्राइमर में। अब ये जो ट्राइमर होता है, ये जो ट्राइमर होता है ये 3 का गुच्छा बना लेता है, यानी कि इस प्रकार से ये 3 अब जुड़ने वाले हैं, ठीक है ना, 3 का ये फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा पॉलीमराइजेशन होता है और यहाँ पर जो स्टार्टिंग होती है, जो जुड़ते हैं ये इस बार बैंड से जुड़ते हैं, यानी कि इस बार बैंड से और जोड़ लो चाहे, यहाँ से ये जुड़ेंगे और यहाँ से डीअटैच होते हैं, यानी कि यहाँ से ये छूटते हैं, यानी यहाँ से ये निकलते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से निकलते हैं ये, ठीक है ना। तो इसका एक बार्ब एंड होता है एंड एक पॉइंटेड एंड होता है। ये F एक्टिन क्या है, इसको बोलते हैं फिलामेंटस या फिर फिलामेंट एक्टिन। G मतलब ग्लोबुलर एक्टिन एंड F मतलब आपका फिलामेंट एक्टिन। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या है कि फिलामेंटस यानी कि F एक्टिन मोनोमर एडेड टू बोथ हैंड, यानी कि जो आपके फिलामेंट्स एक्टिन होता है मोनोमर एडेड टू बोथ हैंड। तो ये बात जो है ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है ना, ये बात एक्सेप्शन है, ये बात यहाँ से आप काट सकते हो, इसको कट कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि ये लाइन आपको जो है याद नहीं रखनी, ये लाइन थोड़ी आपको कंफ्यूज कर देगी, तो इस लाइन को आपको याद नहीं रखना। फिलामेंट इज ए पोलर पॉइंट, जो फिलामेंट्स होता है आपका, ये जो आपका फिलामेंट्स बना है ये पोलर नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि बार एंड पे आपका पॉजिटिव एंड पाया जाता है एंड पॉइंट एंड पे आपका निगेटिव एंड पाया जाता है। यानी कि पॉइंट एक बनाता है पॉइंट एंड, एक बनाता है आपका वार्ब एंड, ठीक है ना, एक बनाता है पॉइंट एंड दूसरा बनाता है वार्ब एंड। इस स्टेटमेंट को भूल जाना कि ये स्टेटमेंट नाम की भी यहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि गलत लिखा गया है ये स्टेटमेंट।
इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल अगर मैं बता दूँ कि जो पॉलीमराइजेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है और यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता होती है, इतना ही लिखा गया है। अब हम थोड़ा सा अगली वाली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि ये है वार बैंड, ये है आपका वार बैंड और ये है आपका पॉइंटेड एंड। ये कैसा है? पॉइंटेड एंड, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर मैं कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पर ये कोई स्ट्रक्चर है, ये कौन सा है? ये है आपका पॉइंटेड एंड और इसको बना देता हूँ मैं बार बैंड, ठीक है ना, इसको बना देता हूँ मैं बार बैंड। तो क्या होने वाला है कि यहाँ पर थ्रू एटीपी आपका जो है वो एक्टिन प्रोटीन अटैच होगी, एक्टिन प्रोटीन अटैच होगी। अब ये एक्टिन प्रोटीन अटैच होगी और ये आगे बढ़ता रहेगा। ये कैसा रहेगा? ये आगे बढ़ता रहेगा। बट ये जो पीछे का पार्ट है, ये जो पीछे का पार्ट है, अब यहाँ पर इस पॉइंटेड वाले पार्ट में क्या होने वाला है कि जो एक्टिन प्रोटीन है यहाँ पर जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी एटीपी, अब वो एटीपी एनर्जी हाइड्रोलाइज हो रही है बीच में ही, यानी कि एटीपी कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर एटीपी कन्वर्ट हो रही है एडीपी में, ठीक है ना। आप इस प्रकार से समझ लो कि यहाँ पर जोड़ने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत थी, बांधने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत थी जो कि आपके बार बैंड पर पाई जा रही है, यानी कि एटीपी के रूप में पाई जा रही है। बट इन बिटवीन क्या हुआ कि आपके कोई ऐसी एक चीज़ आ जाती है, ऐसा आपकी प्रोटीन आ जाती है जो इस प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करवा देती है, जहाँ पर हमारी जो एटीपी है वो एडीपी में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? एडीपी में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब जब एडीपी में चेंज हो गई तो जो हमारे एक्टिन प्रोटीन थे वो थोड़े लूज बाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना, लूज बाइंड हो जाते हैं। और लूज बाइंड होते होते जैसे जैसे ये आपका वार्व एंड बढ़ता हुआ जाएगा, वैसे ही वैसे जो हमारे पीछे, याद रख लेना, पॉइंटेड एंड पर जो हमारे एक्टिन प्रोटीन है वे हमारे जो है डी अटैच होते जाएंगे, यानी कि हटते हुए चले जाएंगे। अब ये यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है ना, ये यहाँ से हट जाएंगे इस वाले पॉइंट एंड से, ठीक है ना। और हटने के बाद ये जो एक्टिन प्रोटीन बने हैं ये फिर एटीपी से फिर दोबारा से ज्वाइंट होंगे और दोबारा से ज्वाइंट होने के बाद ये जो है चले जाएंगे बार बैंड पर। क्योंकि यहाँ पर अभी अटैच थे ये एडीपी से, ठीक है ना, बट यहाँ पर अब जब ये टूट जाएंगे पॉइंट एंड से, तब ये एटीपी जो है एटीपी ग्रहण करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एटीपी एक्सचेंज फैक्टर, यानी कि AEF, इसको क्या बोलते हैं? AEF बोला जाता है, ठीक है ना। एटीपी एक्सचेंज फैक्टर के थ्रू जो आपके जितने भी पॉइंट एंड से जो कैरेटिनिन जो आपके जो एक्टिन थे वे एक्टिन आपके डी अटैच हो रहे थे, यानी कि हट रहे थे, यानी कि एडीपी यहाँ पर था, एडीपी यहाँ पर था। बट एडीपी क्यों था? क्योंकि 2 फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है आपको, 1,2 इसके बाद इस एडीपी को चेंज करा जाता है एटीपी में बाय द हेल्प ऑफ एटीपी एक्सचेंज फैक्टर या फिर एक्सचेंज ऑफ एटीपी फॉर एडीपी, यानी कि यहाँ पर AEF लगता है, ठीक है ना, AEF लगता है। अब ये जो आपका एडीपी था वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में और ये आपका दोबारा से जाकर के बार बैंड पर अटैच हो जाता है, ठीक है ना, बार बैंड पर अटैच हो जाता है। और ये बार बैंड पे कब तक अटैच होगा? जब तक आपके जो है किसी भी सेल के अंदर ये जो एटीपी अटैच केराटिन है इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू एडीपी केराटिनिन के, यानी कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका वार्व एंड का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है ना, वार्व एंड का फॉर्मेशन होने वाला है। इनके कंपेयर में ये थोड़े लो होने चाहिए शरीर के अंदर, ठीक है ना, तभी आपका एक अच्छे से क्या होने वाला है? एक्टिन फिलामेंट बनने वाला है,
ठीक है। तो अब आपको पता चली कि आपका किस प्रकार से एक्टिन फिलामेंट का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका एक्टिन आया, एक्टिन आपका अटैच होगा एटीपी से, बट एटीपी से अटैच, देखो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर तो जितने यहाँ पर छूटेंगे, यहाँ पर छूट ही क्यों रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी लूज हो रही है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि पुराना जो है जाएगा, नया आएगा, तो ये सेम चीज़ है। ये पुराना जो है, पुराने के अंदर एनर्जी कम हो रही है, तो इसलिए हट रहे हैं, ये एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। अब ये जा कर के एटीपी को अपने ऊपर धारण कर लेंगे और ये तब इससे ज्वाइंट होंगे। तो याद रख लेना, बार्व एंड पर आपको जो है फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव एंड कहते हैं। पॉइंटेड एंड पर आपका जो है डी अटैच होते हैं, कौन, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना, डी अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका जो है वो डी अटैच का प्रोसेस होने वाला है, इसलिए इसको निगेटिव एंड के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। तो देखो अब आपको ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा ट्रेडमिल जैसा। यानी कि ट्रेडमिल, जिस प्रकार से ट्रेडमिल में वो पट्टा बंधा हुआ रहता है ना, ट्रेडमिल का जो पट्टा रहता है, यानी कि आपने जो अगर मशीन देखी होगी तो इसके ऊपर मान लो मैं यहाँ पर ये इस प्रकार से एक खड़े होने की जगह है, ठीक है ना। तो जो ट्रेडमिल होता है, इसके ऊपर जो ये पट्टा बंधा रहता है, ये कभी ऊपर आता है, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो सेम काम आपका जो है एक्टिन फिलामेंट के फॉर्मेशन में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर यूज होती है एटीपी, इस बात को मत भूलना, यहाँ पर यूज होगी आपकी एटीपी। तो इसलिए इसको हम ट्रेड मिलिंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रेड मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि लिखा हुआ क्या है, अब आपकी ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो पोलराइजेशन इज रिवर्सिबल, यानी जो आपका पोलराइजेशन होता है वो रिवर्सिबल फॉर्म में होता है। द रेट एट विच मोनोमर्स आर एडेड टू फिलामेंट इज प्रोपोर्शनल टू देयर कंसंट्रेशन, यानी कि जो मोनोमर्स होते हैं उनका जो अटैचमेंट होता है, जो एडिशन होता है, वो कंसंट्रेशन मैनर पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपके जो है एटीपी एक्टिन या फिर एटीपी एक्टिन से जो मिले हुए वाले, यानी कि जो होने वाले हैं, वे अगर ज़्यादा होंगे तभी आपका वार्व एंड का फॉर्मेशन होने वाला है। क्या कह रहा हूँ वो समझो। क्या आपका जो है एक्टिन प्रोटीन था, ठीक ना, एक्टिन प्रोटीन था। अब ये एक्टिन प्रोटीन से एटीपी अगर ज्वाइंट है, यानी कि यहाँ पर मैं 3 फॉस्फेट बना दूँ, इनकी संख्या ज़्यादा है सेल के अंदर, तो ये आपका बार्व एंड पे जाने वाले हैं, यानी कि एक प्रकार से कंसंट्रेशन मैनर में काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एटीपी बाउंड एक्टिन बाइंड टू बार्व एंड विथ देयर हाई एफिनिटी, जिनके पास एटीपी होता है, एटीपी एक्टिन बाइंड, यानी जो एटीपी रखते हैं वे आप उनके पास हायर एफिनिटी होती है बार्व्ड एंड से जुड़ने की, ठीक है ना। कौन से एंड से, बार्व एंड से जुड़ने की। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। एडीपी एक्टिन हैज लो एफिनिटी टू पॉइंट एंड, यानी कि एटीपी जो आपका एडीपी होता है उसके पास लो एफिनिटी होती है और वो पॉइंटेड एंड से आपका डी अटैच हो जाता है, ठीक है ना, डी अटैच हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो एफिनिटी होती है वो लो हो जाती है ड्यू टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जो एटीपी होता है, एटीपी का इन बिटवीन आपका हाइड्रोलाइसिस होने वाला है, यानी कि एटीपी कन्वर्ट हो जाती है आपकी एडीपी में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। व्हेन एटीपी हाइड्रोलाइज टू एडीपी, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जब आपकी एटीपी हाइड्रोलाइज होती है एडीपी में, ठीक है ना। एडीपी एक्टिन डिसोसिएशन फ्रॉम फिलामेंट्स मोर रेडली देन एटीपी एक्टिन, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो आपका एडीपी एक्टिन डिसोसिएशन है वो आपका ईजिली हो जाता है कंपेयर टू एटीपी एक्टिन के, ठीक है ना, एटीपी एक्टिन के कंपेयर जल्दी हो जाता है। देयरफॉर द क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एक्शन मोनोमर इज हायर ऑफ एडिशन टू द पॉइंटेड एंड देन टू द वार्व एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट,
ठीक है ना। अब बढ़ते हैं थोड़े आगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एट ए सेलुलर एक्टिन कंसंट्रेशन वार्म एंड ऑफ ए फिलामेंट ग्रो 5 to 10 टाइम्स फास्टर देन द पॉइंटेड एंड। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सेप्शन जो मैंने आपको वो वाली लाइन कटवाई थी स्टार्टिंग में, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली लाइन कटवाई थी। ये लाइन मैंने इसलिए कटवाई थी क्योंकि ये भी आपके समझ में नहीं आता। अगर मैं आपसे कहता कि पॉइंट एंड से भी जुड़ते हैं तो वो आपके समझ में नहीं आने वाला था। अब आप, क्योंकि मैंने ही बताया कि पॉइंट एंड से तो हट रहे हैं, पॉइंट एंड से हट रहे हैं, बट याद रख लेना पॉइंट एंड से भी आपके जुड़ते हैं, ठीक है ना, पॉइंट एंड से भी जुड़ते हैं। बट पॉइंट एंड से जुड़ने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो कम होती है, डी अटैचमेंट होने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोनोमर जो होते हैं वो बोथ एंड पर आपके जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, बोथ एंड पर जुड़ सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपकी जो है वो पॉइंटेड एंड पर जो होती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है ना, जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है, बार्ब एंड पर ज़्यादा आपकी जो 5 to 10 टाइम्स फास्टर देन द पॉइंट एंड, ठीक है। इतनी बात पता चली। एडीपी एक्टिन डिसोसिएशन फ्रॉम पॉइंटेड एंड, यानी कि एडीपी एक्टिन डिसोसिएशन आपका कहाँ पर होता है, पॉइंटेड एंड पर होता है। एक्सचेंज ऑफ एटीपी फॉर एडीपी एडेड टू बार्ब्ड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेड मिलिंग, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रेड मिलिंग का पता होना चाहिए। डायनामिक ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा रिलैक्स ले लो आप, ठीक है ना, थोड़ा सा रिलैक्स ले लो, मैं भी रिलैक्स ले लेता हूँ। और आगे का लेक्चर आपको मैं दूसरी वीडियो है उसमें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, क्योंकि आपके लिए रिलैक्स बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे का रिलैक्स लेना पूरे के पूरे, ठीक है ना। कितना टाइम का, 2 घंटे का, और जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।